देखिए, ये जो आपका जो मुख्यतः जो सेट जो है ना, ठीक है, बीपीएससी का अस्थाई इसका क्लास में जो पढ़ाई जो होती है अस्थाई इसकी, तो उन्होंने जो पढ़ाया जो था उसी का मतलब क्या है, टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 17 इन बीपीएससी के लिए, ठीक है, हिस्ट्री के जो पहला जो टेस्ट जो है जो हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या, आप इसको जरा से ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा, सभी लोग से बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इग्नू समुचित रूप से सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित नहीं, तो मेगा स्नीज का इंडिका क्या सुमेलित है? इज दैट राइट? सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, ये सही है क्या? जी। बिल्कुल जी ये सही सही है। है। ठीक है, अश्वघोष का बुद्ध चरित सही है? सही है। सही है। यस सर। पता नहीं, गलत से है। सही है क्या? अष्टाध्याय होगा। गलत है। गलत है। अष्टाध्याय ठीक है, ये होगा। गलेगा। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस सही है क्या? सही है। सही है। स्टेटमेंट जो आपने मूवी जो वाला दे गलत दिया है। है, ये जो स्टेटमेंट पाननी वाला जो स्टेटमेंट जो है, ये क्या है, मतलब अष्टाध्यायी। गलत है। ठीक है, ठीक है, अष्टाध्याय ध्यान में होगा। रखेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि सीधे वो नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे भी बात करना है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, मेगा स्निच का जो इंडिका जो है, इसको किसने लिखा था? इसको लिखने का काम किसने किया था? मेगा स्निच का सॉरी, मेगा स्निच नहीं लिखा था। किस काल से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा, मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य किस काल काल से से। संबंधित है? मौर्य काल के प्रशासन के बारे में अगर जानना है आपको, तो मेगा स्निच का इंडिका आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। अशोक घोष का बुद्ध शरीर की बात की, इसको बौद्ध का रामायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक प्रश्न एक बार बौद्ध। बीएसएससी में पूछा था। ठीक है, बौद्ध का रामायण बोलते हैं। अगर पूछेगा इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पाणिनि का मतलब क्या होता है? पाणिनि का क्या होता है? ये अष्टाध्यायी है अष्टाध्याय। ना? अष्टाध्यायी के लिए है संस्कृत तो। का पहले बिल्कुल, अष्टाध्यायी का मतलब ध्यान में रखिएगा, तो इनके द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई थी, अष्टाध्याय जो पुस्तक है पाणिनि संस्कृत के में द्वारा था। जो लिखी गई थी, वो संस्कृत व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संस्कृत संस्कृत व्याकरण संस्कृत कहते हैं। ठीक है, व्याकरण। क्या बोलते हैं? अष्टाध्यायी को क्या बोलते हैं? तो संस्कृत व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? आप लोग जानते हैं, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई थी। ठीक है, संस्कृत। मुद्दा राक्षस की बात करेंगे तो विशाखा दत्त से संबंधित ये किस व्यक्ति के दरबार में रही हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता मुद्दा राक्षस? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। बिल्कुल, मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है, उनसे मतलब ये ठीक है, इसी मुद्रा राक्षस में ही, ठीक है, विशाखा दत्त को, सॉरी, मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया? निम्न कुल का बताया गया या फिर उच्च कुल का बताया गया? क्या बताएंगे? निम्न कुल का। बिल्कुल, निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। बौद्ध संगति 4 आयोजक हुए। ठीक है, बौद्ध संगति के 4 आयोजक हुए, आप लोग अच्छे तरीके से परिचित है, तो इसमें बताना है। ठीक है, अजात बौद्ध शत्रु संगति को काला 4 अशोक। आयोजकों में सही क्रम क्या है? अजात अजातशत्रु शत्रु काला अशोक, अशोक का। कनिष्क। सी नंबर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये नंबर अजात थ्री। शत्रु की बात करेंगे, अजात शत्रु की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप काला अशोक की बात करते हैं, उसके बाद मतलब अशोक। आप हमें ये बताइए, अजात शत्रु जो था किस वंश के था? जरा आप हमें ये बताइए, किस वंश का था अजात शत्रु? हरियक। बिल्कुल, हर्यक हरियक वंश का जो था वंश। अजात शत्रु था। बहुत सुंदर बताया। काला अशोक किस वंश का था, तो क्या बताएंगे? शिशुनाग, शिशुनाग। शिशुनाग शिशुनाग वंश वंश। का था। ठीक है, अशोक किस वंश का था, तो क्या बताएंगे? मौर्य। मौर्य। बिल्कुल, मौर्य मौर्य वंश वंश। का था। बहुत सुंदर बताया आपने। ठीक है, कनिष्क जो था किस वंश का था? ये कुषाण शासक था। ठीक है, चलिए, कुषाण कुषाण। से था। आप हमें एक और काम और भी बताइए। ठीक है, ये कोई सेट एक्सप्लेनेशन अगर कर रहे हैं तो मैं बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरह से, खास करके बीपीएससी के रहे तो मैं बहुत अच्छे से करवाता हूँ। तो अजात शत्रु के समय में जो पहला जो आपका बौद्ध संगति हुआ, कहाँ किस स्थान पे हुआ, जरा वो स्थान का नाम हमें बताएं। सप्तपर्णी राजगृह। गुफा, अगर ये राजगिरी का अगर राजगृह में। जगह तो सप्तपर्णी राजगृह गुफा। में। बेहतरीन बताया। राजगृह में। काला अशोक के समय कहाँ पे होता है, क्या बताएंगे? वैशाली में। वैशाली में होता है, और इसने अपनी राजधानी भी वैशाली बना ली थी। ठीक है, अशोक के बनाया समय था। कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। कनिष्क के समय कहाँ पे होता है, क्या बताएं? कनिष्क के समय कुंडल कश्मीर, वन या कुशीनगर, कश्मीर। बहुत कश्मीर। कुशीनगर नहीं, कुंडलवन सॉरी। काश्मीर में। ठीक है, चलिए अब हम चलते यहाँ पे। देखिए, जैन धर्म में श्वेतांबर में दिगंबर संप्रदायों में से कब विभाजित हुआ? किसके शासन काल में जैन धर्म की बात करूंगा तो चौथा श्वेतांबर कनिष्क और के दिगंबर समय में। नहीं नहीं, जैन धर्म कनिष्क के चंद्रगुप्त समय मौर्य। में नहीं। ठीक है, चंद्रगुप्त बताइए, सही मौर्य। से बताइए। चौथा। चंद्रगुप्त बिल्कुल, मौर्य। चंद्रगुप्त। बिल्कुल, हम्म। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। अगर पूछेगा समय क्या रहा, समय काल का अगर कभी अगर बाय देव अगर पूछ देगा, तो क्या होता ये है? 300 ईसा पूर्व में। हाँ, ऐसा पूर्व देता हुआ है ना, एग्जैक्ट। मगध में मतलब क्या पड़ता है? भीषण मतलब क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। ठीक है, और जब अकाल पड़ता है तो सबसे पहले निकल लेते भद्रबाहु जो है, मगध को छोड़ देते हैं। ठीक है,
मगध को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत में अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? तो अपने शिष्यों के साथ आप बात करोगे तो दक्षिण भारत में चले जाते हैं। जब यहाँ पे जब अकाल जब समाप्त होता है तो फिर मतलब ये वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो इनकी अपने यहाँ पे जो पहले से जो कौन रहता है, तो कौन रहता है, क्योंकि भद्रबाहु तो चले गए हैं, तो जब वापस जब आते हैं, स्थलभद्र। ठीक है, तो स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र क्योंकि मगध में ही रुके रहते हैं, स्थूलभद्र जो मगध में ही रुके रहते हैं, तो जब वापस जब आते हैं तो स्थूलभद्र के साथ इनका गहरा गहरा मतभेद हो जाता है। क्या हो जाता है? गहरा मतभेद हो जाता है। और इसी के बाद मतलब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गए। जबकि इसमें से बात करेंगे, श्वेतंबर समुदाय जो होता था श्वेत वस्त्र धारण करता था, दिगंबर समुदाय जो होता था वो वस्त्र नहीं धारण करते थे, ठीक है, वो नग्न रहते थे, ठीक है। अब ध्यान में रखेंगे, श्वेतंबर संप्रदाय जो थे किसके मतलब कौन इसके हेड हुए, तो क्या बताएंगे? स्थूलभद्र और सौ से श्वेतंबर और 100 से स्थूलभद्र, ठीक है, क्या होगा? स्थूलभद्र। और दिगंबर का हेड कौन हुए? बिल्कुल भद्रबाहु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिगंबर का क्या हो जाएंगे? तो भद्रबाहु, ठीक है। ये दोनों प्रश्न अच्छे हैं, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे किन्हीं को कोई डाउट हो तो वो आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है पास आना और बैठना? बताइए किसका होता है, बताइए। उपनिषद का, उपनिषद। उपनिषद का बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब पास आकर बैठना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब मुख्यतः क्या होता है? गुरु के समीप आके क्या होना? बैठना, ठीक है। पुराण में बात करेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? 18। 118। लघु पुराण कहेगा। 118 कौन बोले? नहीं, लघु पुराण की संख्या 18, ठीक है। पुराण की संख्या की बात करेंगे तो कितना है? तो ध्यान में रखिए 18 है, ठीक है, ध्यान में रखें कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करेंगे जो कि परमाणिक भी है। कौन सा पुराण है जो कि सबसे प्राचीनतम परमाणिक है? तो ध्यान में रखिएगा मत्स्य पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? मौर्य वंश। मौर्य वंश गलत है। देखेंगे मत्स्य क्या था, मार्केट में जाए मछली का किस्म होता है जिसको आंध्रा मछली कहते हैं, ठीक है। जनरली लोग उसको लेने से बिफरते नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मत्स्य का मतलब मछली, आंध्र सातवाहन, ठीक है। उसके बाद एक पुराण जो है गुप्त, ठीक है, एक पुराण है, ठीक है, वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। वायु कैसा होता है? तो वायु आपका होता है गुप्त होता है, आप उसको नहीं देख सकते वायु को, ठीक है। वायु को नहीं देख सकते, तो वायु से जो संबंधित वंश है गुप्त है, ठीक है। अब आते हैं मौर्य, ठीक है। तो विष्णु पुराण आप देखेंगे ना, विष्णु पुराण जो है, ठीक है, विष्णु जी के जो सर पे आप देखेंगे तो मोर का पंख होता है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा इनको, किनको देखा होगा? श्री कृष्ण जी को आपने देखा होगा मयूर पंख धारण किए रहते कि नहीं दिया धारण के, तो विष्णु के रूप है। तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से मतलब क्या है? संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, गुप्त पुराण वायु वंश से, सॉरी वायु पुराण गुप्त वंश है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश है। क्या मैंने तीनों क्लियर कर दिया? जी। और भी कुछ छूट गया क्या? यही मुख्यतः जो वंशज वगैरह जो इस पुराण पे आधारित है, मतलब इस वंश के बारे में जानकारी आपको पुराणों से मिल जाता है, ठीक है। मनुस्मृति की बात करेंगे तो प्रथम हिंदू विधि संग्रह है, ध्यान में रखिएगा। अब मनु को भारत का प्रथम पुरुष भी माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट भारत का प्रथम पुरुष किसे मानते हैं? मनु को मानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, करिल नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो करिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी आपको इसी अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ का अभिलेख आपको ध्यान में रखेंगे कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। महरौली अभिलेख शिलालेख की बात करें दिल्ली में है। प्रयाग प्रस्तुति की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे दिख जाएगा? तो ये आपको प्रयागराज में दिखेगा। किसकी जानकारी प्रयाग प्रस्तुति से मिलती है? समुद्रगुप्त जहांगीर दोनों। समुद्रगुप्त, बिल्कुल समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। एक मुगल शासक जहांगीर के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी आपको देखने में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक कलिंग नरेश बात करेंगे, कलिंग नरेश खारवेल का ध्यान में रखें, हाथी गुफा अभिलेख है, इसको आपको ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे ये मतलब कहाँ पे मिलता था? हाथी गुफा एक पहाड़ी है जो कि भुवनेश्वर के निकट, मतलब उदयगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ये ध्यान कभी पूछ देता है, कौन सी पहाड़ी? तो उदयगिरी पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों जैन धर्म से, एक उदयगिरी पहाड़ी जो है बिल्कुल जैन धर्म, बिल्कुल ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आपसे चोलों के, क्या आवाज कम आ रही है?
बोल रहे हैं उदयगिरी के साथ खंडगिरी की पहाड़ी है, दोनों के दोनों आपको भुवनेश्वर के निकट है। इसमें जो है उदयगिरी में हाँ 18 उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी में 18 गुफा है, खंडगिरी में 15 गुफा है, और दोनों राजा खारवेल ने बनाया। और एक और उदयगिरी पहाड़ी है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ खजुराहो के पास, वो भी जैन धर्म से, वो एमपी में। बिल्कुल अगर ठीक इधर है। है तो उधर से है। चलिए अब आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। चोलों ने निम्नलिखित प्राशंसिक इकाइयों का आरोही क्रम में क्या था? आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, सबसे छोटा क्या होना चाहिए, बताइए जरा। हमें छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, तो क्या बताएंगे, बताइए। सबसे बड़ा मंडलम नाडु देखिए सबसे बड़ा बात करेंगे ना, तो सबसे पहले चोलों के निम्नलिखित निकायों का आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब बड़ा से छोटा होता है ना। आरोही नहीं, हाँ, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा होता छोटा से 1 नंबर होगा इसका सही, नाडु। सही लगा, नाडो बल्ला तो चोलों के मतलब निम्नलिखित प्रासंगिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो होगा, यहाँ पे आंसर देख लेता हूँ इसका क्या है, 1 मिनट। इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। सबसे पहले मंडलम है, फिर मंडलम। नाडु है, फिर बला नाडु है, फिर मतलब क्या कुर्रम है, ठीक है। देखिए प्राशंसिक इकाइयों का सही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा, तो आरोही क्रम की बात करेंगे तो ये शायद गलत कर दिया है, ठीक है। आंसर इसका गलत है, वही मेरे को लग रहा है इसमें गलती है। क्या 1 नंबर है। आंसर होगा होगा? क्या? सी सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। सी गलत होगा। है इसमें, वही मैं देख रहा हूँ, गलत होना चाहिए, ठीक है। देखिए बता रोटी दे रहा हूं, हाँ, क्या इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब समझ लीजिए इसको, ठीक है। पर प्रत्येक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे साम्राज्य को 9 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें मंडलम कहा जाता है। प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व एक मतलब वायसराय करता था, जिसे राजा के आदेश प्राप्त होता। प्रत्येक मंडलम को कोट्टा में विभाजित करते थे। मंडलम किसे विभाजित, तो कोट्टा में विभाजित होता था, ठीक है। और जिसे आगे चल के नाडु में विभाजित किया जाता था। उसके बाद प्रत्येक नाडु को आगे खुर्रम या गांव में विभाजित किया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका गांव होगा, उसके बाद नाडु होगा, उसके बाद बलनाडु होगा, सबसे बड़ा मंडलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या था, तो थोड़ा सा इसमें डाउट था, तो इसको सही हो गया। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर प्रश्न है, तो 7 नंबर प्रश्न मिलाई क्या होगा, चलिए मिलाई तो जरा इसको। अंक चंपा हो गया, बस कौशंबी है उसका। सभी सही है। अभी सभी सही है। सही बिल्कुल ठीक है। है, सारे के सारे सही। अंक की राजधानी की बात करेंगे तो चंपा सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी सही है। अस्मक की राजधानी पोतनी सही है, ठीक है। अस्मक जो था आपको साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पे आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये दक्षिण में एकमात्र था, दक्षिण बाकी भारत का सब तो इधर एकमात्र उधर ही था, ठीक है। महाजनपद यही है तो अशोक। सारे के सारे सही है। महाजनपदों की संख्या की बात करेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, 16 16। महाजनपद है। कितने महाजनपद है, महाजनपद के बारे में जानकारी की बात करेंगे तो कहाँ से मिलती है, सूत्र और अंगूठा जैन निकाल धर्म के अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवत्तर सूत्र। अंगूतर भगवती निकाय और कहाँ से मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो भगवती भगवती सूत्र सूत्र। से मिलता है, ठीक है। भगवती ठीक है, ध्यान में रखें, अंगूतर निकाय का भगवती सूत्र से। ये अंगूतर निकाय बौद्ध है, भगवती सूत्र क्या है, जैन है। यहाँ से जैन 16 धर्म प्रकार के महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बिहार में कितने महाजनपद थे, 3 3 गो। बिहार में 3 गए थे, एक मगध था, और बताइए, शाली और अंग, वैशाली। वैशाली, और विदेह है, मिथिला या विदेह। अंग वाला भी तो था, अंग 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 का तो है चौथा। ना, अंग ये भागलपुर के है। मिथिला कोई जनपद हो ना था, मिथिला, वो मिथिला वो क्षेत्र तो हुआ करता था। आगे चलेंगे ही ना, मगध वाला ही तो इलाका, इधर मुजफ्फरपुर वाला जो इलाका किसमें, वैशाली मेला में आता था। मुजफ्फरपुर दरभंगा से वैशाली, अब वैशाली में आ जाता मगध था, तो ठीक है। राजगिरी और ये भागलपुर है अंग। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कारूबाकी एवं पुत्र मतलब तीबर का उल्लेख है, सही है। हाँ सही है, सही इसीलिए है। रानी का भी कहते हैं ठीक है। इसको। बिल्कुल ठीक है। आप बात करेंगे धौली शिलालेख, सारी प्रजा मेरी संतान है कहा गया है। कंधार द्विभाषी सही है। शिलालेख मछुआरे और ठीक है आखेटक का उल्लेख है। अब भारभू शिलालेख में अशोक नाम मिलता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न सी आपसे नंबर। पूछा जा रहा है, ठीक है। हमको अशोक हाँ, का नाम अशोक का धौली नाम से अशोक मिलता है भाबरू में तो सही। भाबरू ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था न, यही गलत हमको लगता है, डी नंबर सम्राट घोषित किया था भाबरू ने। और ये अशोक डी गलत है, ठीक सम्राट। है, ध्यान में रखेंगे, ये डी गलत है। सम्राट क्योंकि घोषित यहाँ किया पे था भारभू भाबरू ने। शिलालेख में अशोक का नाम अशोक नहीं प्रियदर्शी देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी देखने को बोला था मिलता है, ठीक है।
अब बात है गलत है। फार्मो शिलालेख की खोज कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। कब हुई थी? 1836। किसने किया जेम्स था? फ्रेंडशिप ने किया। नहीं नहीं, तो उसने भाषा पर एक कैप्टन बर्ट ने किया था। खोज बात कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक कैप्टन है। हाँ बर्ट क्या। ने भारभू शिलालेख की खोज की थी। ठीक है, अगर पूछेगा अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। जेम्स ठीक है, अशोक के प्रिंस शिलालेख में किस और भाषा टी के पढ़ा? पैंथलर तो भी तो जेम्स प्रिंसप ने वो उसने 1750 में खोजा लिखेगा। था। वो खोजा था उसने, 1700। अशोक के शिलालेख को खोजा था। सत्रह हम्म। पचास में टी पैंथर थे। हाँ ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर किधर है? आप चलेंगे 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कोने बताइए। महिला अंगरक्षकों का प्रचलन था, ये सही है कि गलत है? सही है। ये चंद्रगुप्त मौर्य रखता था खुद। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक, खुद ही मतलब क्या, उनका अंगरक्षक जो होते थे महिलाएं होते थे। एनसीईआरटी के 6 क्लास में भी लिखा हुआ। स्त्रियों का हम्म। पूर्ण विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलन में था। सही है? हाँ, बिल्कुल सही सही है। है। बिल्कुल। नियोग प्रथा मतलब होता था देवर से जब विवाह किया जाता था, अब हस्बैंड के देहांत होने पे, तो उसको वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। सही है कि गलत है? गलत है। ये था। गलत है। वेश्यावृत्ति का ये प्रचलन था आपको ना। देखने को मिलता है। यही हम्म। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें नहीं था इसलिए गलत हो गया। स्त्रियों को हम्म। संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। ठीक है। सही ऑप्शन है। नंबर सी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे, ये प्रश्न को देखेंगे। अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ठीक है, तो स्तंभ लेखों में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। स्तंभ लेखों में धर्म के बारे में, ठीक है, कट्टरपन या फिर धर्मांधता और, ठीक है, अहंकारोन्वाद का संकेत देखने को मिलता है। स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्ष और बौद्धिक धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है। और अशोक सामान्यतः जनता को संबंधित है, और स्तंभ लेख बौद्ध संघ से, सॉरी, शिलालेख सामान्यतः जनता से संबंधित है और स्तंभ लेख बौद्ध से संबंधित है। पूछ रहा है अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों का संदेश में ये सर्वाधिक चौथा ही महत्वपूर्ण सही अंतर लग क्या रहा है? है। चौथा ही डी सही लग रहा है। इसका ऑप्शन लिया है आपका कितना? 10 नंबर का ऑप्शन जो है आपका इसका सी है। ठीक है, संभवतः स्तंभ लेख धर्म के नैतिक पक्ष और बौद्ध धर्म के प्रति मतलब क्या है? अशोक के लगाव के प्रति मतलब क्या है? समर्पित है। ठीक है, ध्यान समर्पित है। में रखेंगे। यही क्या है आपका? सही है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? विभिन्न अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, मेगास्नीस की इंडिका से जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध साहित्य, या फिर अशोक की जीवनी। ठीक है, मौर्य काल में कौन सा स्रोत नहीं है? अशोक की जीवनी नहीं होगा। अशोक की जीवनी थोड़ी कोई किताब लिखा है उससे, ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अशोक की जीवनी का कोई ऐसा वजूद आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मौर्य काल में सूचना का मतलब स्रोत ये आपका नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। उदंतपुरी शिक्षा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित था? उदंतपुरी तो क्या बताएंगे? ये तो उदंतपुरी बिहार बताइए में किस है। स्थान पे था? बिहार में बिल्कुल, नालंदा जिला। उदंतपुरी की बात करेंगे तो कहाँ पे देखने को मिलता है उदंतपुरी? नालंदा ये जिला में पड़ता है, बिहार के नालंदा। ये भारत में ना होगा। भारत में ध्यान में रखने को मिला उदंतपुरी। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो उदंतपुरी की स्थापना किसने किया था? पाल। गोपाल ने किया था। धर्मपाल पाल वंश के गोपाल ने शासक किया था। नहीं, हाँ गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल। गोपाल ने किया था। ठीक है, 730 और 740 के मध्य मतलब गोपाल के द्वारा मतलब इसका स्थापना किया गया था। आप इसे क्या रखें? याद में रखें। ठीक है, ध्यान में लेकिन रखेंगे। पाल वंश का ये शासक था। क्या? 750 में तो ये शासक ही बना था, पहले ही बना दिया। पाल वंश का स्थापना ही 750 में किया था। उदंतपुरी 700 देखना हो पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो, ये अपने मन से मैंने लिख दिया। पहले ही कर दिया होगा, हो सकता है। देखिए उदंतपुरी की स्थापना कब हुआ था, चेक कीजिए। ठीक है सर। ध्यान में इसको रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो ये आपको बिहार में आपको किस जिला में देखने को मिलेगा वर्तमान में उदंतपुरी? ये तो नालंदा में। नालंदा। नालंदा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे राजधानियों के बारे में। असत्य का सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान सही है। सही है। कुषाण मथुरा कुषाण की शक वाला राजधानी मथुरा। ठीक है, शक की राजधानी हम्म। आगरा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटना। कौन सा मतलब इसमें गलत है? तो शक की शक। राजधानी आपका आगरा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे होगा शक की राजधानी? बि- शक का सही है, मतलब 730-40 शक सही दे रहा है। क्या सही दे रहा है कि गलत दे रहा है? नहीं नहीं, सही है वही।
ठीक है, तो ये आपका गलत है। बाकी प्रतिष्ठान की बात करेंगे तो आंध्र सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र के आसपास कहते थे। मथुरा जो था कुषाणों की धार्मिक राजधानी थी। कुषाणों की एक और राजधानी और हुआ करती थी। कौन सी राजधानी थी कुषाणों की? पुरुष पुरुषपुर पेशावर, पुरुषपुर, पुरुषपुर हाँ बोलते थे, पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर पेशावर, बोलते थे, हाँ। पेशावर, ठीक है। ये प्रशासनिक राजधानी जो थी पुरुषपुर ही थी, ठीक है। मथुरा कैसी राजधानी थी? धार्मिक राजधानी। इसीलिए पूछा जाता धार्मिक मथुरा राजधानी। कला में जो मूर्ति जो बना वह किससे संबंधित है? तो कुषाणों से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए द्वितीय राजधानी भी कहा जाता था। हाँ बिल्कुल, धार्मिक राजधानी वही थी। अब मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पता ही है आपको। चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्त कहाँ पे हुआ। तो भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कहाँ पे की, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? बताइए जरा, पावापुरी बताइए। पावापुरी में, बिल्कुल पावापुरी में इनका पावापुरी मृत्यु में की। हुआ था। कहाँ पे की? ठीक है, ध्यान में रखेंगे पावापुरी में की। जब पावापुरी की बात करेंगे बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। बिहार में नालंदा किस जिला जिला में में। पड़ता है? नालंदा नालंदा। जिला राजगीर में पड़ता है, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे आपको दिलवारा का जैन मंदिर आपको दिखेगा। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब संलेखना मेरठ से मतलब क्या किया था? अपने मतलब प्राण को मतलब क्या किए थे? त्यागे थे, ठीक है। सोनगिरी की बात करेंगे तो जहां तक मुझे ध्यान में है सोनगिरी एक बांग्लादेश में तो सोम विहार था, ये शायद कर्नाटक में पड़ता था सोनगिरी, देख लीजिएगा, ठीक है। किस प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था? किस प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था? तो गंधार कला में धूसर पत्थर, मथुरा कला लाल सही पत्थर, है। अमरावती कला श्वेत पत्थर, पाल कला काला पत्थर। बताइए कौन सा गलत है? पाल इसमें से कला। सो बताना है। पाल कला वाला गलत लग रहा है। पाल काला कला। काला पत्थर पाल कला। बिल्कुल, पाल कला जो है काला पत्थर, ये गलत है। बाकी सारा के सारा सही है, ठीक है। पाल कला काला पत्थर नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गंधार कला धूसर पत्थर, मथुरा कला लाल पाल पत्थर, कला में कौन अमरावती सा कला। पत्थर होगा? ये मुझे भी जानकारी नहीं है, पाल कला में काला पत्थर तो नहीं है, ठीक है। एक्चुअली बलुआ पत्थर हो सकता है, जैसे आपको मथुरा कलम के हम्म। श्रेणी के आसपास के जो पहाड़ी है, आसपास से जो पहाड़ी है वही से लिया गया है। जैसे पाल हम कला आपको कहाँ पे? बंगाल के आसपास आपको देखने, बंगाल में आपको पाल कला देखने को मिलेगा। बंगाल आसपास में के क्या मिलेगा? हाँ, जो भी देखिए, जो भी पत्थर वगैरह जो यूज जो होगा ना वो आस पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अमरावती कलम जो श्वेत पत्थर दिया वही संगमरमर के बारे में बताया गया, उधर संगमरमर हाँ छोटा रहता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। आप चलेंगे आगे, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले इंग्लिश प्रश्न दिया हुआ है, इंग्लिश को स्किप करेंगे। इंग्लिश इंग्लिश 16 नंबर, ठीक है। हड़प्पा के मोहरों पे सबसे अधिक किसका श्रृंगन आपको देखने को मिलता है? उस किसका, सॉरी तो बता ही दिया। एक श्रृंगी किसका पशु। सबसे बड़े? दूसरा बिल्कुल, सभी एक होगा। सिंग वाला मतलब पशु को आपको देखने को मिलता है। नहीं, पूरा सबसे अधिक पूछ दिया है, ठीक है। सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे। ध्यान में रखेंगे एक श्रृंगी होगा, एक ठीक है। अब ये मोहर श्रेणी क्या होता था आप बताएंगे? मोहर क्या होता था? तो जब भी कुछ सामान क्रय विक्रय करने के लिए ना, पहचान के लिए ऊपर से मोहर मतलब थोप दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि अभी भी आप कोई सामान दुकान दुकान में खरीदने जाते हैं तो बिल के ऊपर मोहर लगा देते हैं, जिससे उस दुकान की पहचान होती है। तो जैसे हड़प्पा काल जो था कैसा था? व्यापारिक सभ्यता था, तो वहां पे मोहर का प्रयोग किया जाता था। तो एक श्रृंगी पशु का मतलब क्या क्या मोहर लगाते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं? हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। सही ठीक। है। मोहनजोदड़ो धौला भोगवा भी नदी के, सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु सही है। ये भी सही लोथल है। भी भोगवा नदी के किनारे थी। सही है। ठीक है, ध्यान में सही है, ठीक है। धौलावीरा जो थी ना ये समुद्र में थी, ठीक है, समुद्र के किनारे धौलावीरा, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे आपका आलमगीरपुर थी। कौन थी? आलमगीरपुर। आलमगीर पे। हिंडन नदी जो था सिंधु सभ्यता का कौन सा आता था? पूर्वी था, उत्तरी था, दक्षिणी था, पश्चिमी था? पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी नहीं, पूर्वी पूर्वी था। क्या था? ये पूर्वी पूर्वी था, था ठीक ना। है, पूर्वी था, ठीक है, जो कि और पड़ता धौलावीरा है सतलज उत्तर नदी के प्रदेश किनारे में। था ना। धौलावीरा तो समुद्र ही था, ठीक है, धौलावीरा समुद्र ही था। धौलावीरा गुजरात में पड़ेगा, तो गुजरात में सतलज आएगी। कहाँ से आएगा उधर? लूनी नदी के किनारे। लूनी। देखिए लूनी जो था। भी हो, नदी जो भी हो, लेकिन ये धौलावीरा जो था ना समुद्र भी था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, समुद्र भी था धौलावीरा में। हाँ, लूनी नदी के धौलावीरा में किनारे। बात करेंगे समुद्र था, लोथल में समुद्र था, सरकोटता में समुद्र था, ये सब में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे और भी पाकिस्तान के आसपास था, यहाँ पे क्या नाम था उसका, एक और भी जगह था, वहां पर भी आपको बालाकोट, बालाकोट भी था, समुद्र था, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किसे? मेलुहा शब्द किसे प्रयोग सुमेरियन होता है? सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता से। सुमेरियन सभ्यता से। हिंदू सभ्यता से। तो बताइए। मेलुहा, मेलुहा जो है सिंधु सभ्यता से था। मेलुहा तो उस
वहां पे मेसोपोटामिया का रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो वहां पे ठीक है सिंधु सभ्यता को मेलुहा शब्द के लिए वर्णित किया जाता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। अब मेसोपोटामिया सभ्यता को तिल का तेल मतलब ये निर्यात करते थे। एक प्रश्न भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ठीक है ईरान के आसपास का क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ध्यान में डगलस और क्या नाम है फुरात, फरात है दजला और फरात दजला, ठीक है दजला और फरात नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है कौन सा दजला और फरात नदी के किनारे ये सभ्यता जो थी विकसित हुई थी, अभी भी ये नदी है, ठीक है ध्यान में रखें फरात। सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन की ये सभ्यता की, हाँ सुमेर नहीं, सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे तो सुमेरियन की सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। सुमेरियन की सभ्यता की बात की, इस सभ्यता में लेखन कला विकसित हुई थी। कौन सी कला विकसित हुई थी, लेखन कला हाँ। विकसित हुई थी, सुमेरियन की सभ्यता में विकसित हुई थी, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तब इसका सिंधु घाटी सभ्यता सही है, ठीक है। हार्वेल की बात करेंगे हाथी गुफा अभिलेख सही है। समुद्रगुप्त की बात करेंगे एहोल अभिलेख सही है, गलत है, पुलकेशिन द्वितीय में होगा। बिल्कुल पुलकेशिन द्वितीय होगा, बहुत सुंदर। एहोल अभिलेख क्या है, गलत है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, ये है प्रयागराज प्रयागराज प्रयागराज, हाँ प्रयागराज प्रशिष्टि, ठीक है। आगे बात करेंगे तो राजा भोज की, राजा भोज से कौन सा अयोध्या अभिलेख सही है, अयोध्या अभिलेख सही है। विजय सिंह से प्रयागराज, अरे सही में चुनना है, एक ही वो गलत है अयोध्या वाला भी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत ये है, जो ठीक है है। अयोध्या अभिलेख जो है ना ये बनाया था पुष्यमित्र शुंग, वो जो है आपको हाँ। 84 जो भी है जितना भी अथी था क्या कहते हैं अशोक बनाया था 84,000 स्तूप, वो सभी तोड़ा था, उसका जानकारी इसी अयोध्या अभिलेख से मिलता है। तो इसको बनाया देखिए हाँ पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो अभिलेख जो हो जाएगा, कहाँ गया पुष्यमित्र शुंग, ठीक है उससे आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग से संबंधित अयोध्या अभिलेख हो, कहाँ है अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख ये है पुष्यमित्र शुंग से है, वही ना, वो 84,000 स्तूप जो ठीक है। तोड़वाए नहीं प्रयाग मिलता है। प्रशिष्टि की बात करेंगे तो इसे समुद्रगुप्त है, और विजयसन के देवपाड़ा अभिलेख है। सारा अभिलेख ठीक है। बंगाल इसके में। बाद बात करेंगे समुद्र, यहाँ पे दिया एलोहा अभिलेख की पुलकेशिन से है, हाँ रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वारा द्वितीय से। ठीक है रवि कीर्ति ने लिखा था, रवि दरबारी कवि कीर्ति था, का ठीक है रचयिता। बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे कहाँ गया, और भी कुछ छूट गया क्या, चलिए हो गया, प्रयाग ठीक है। विजय सिंह से संबंधित अगर पूछ देगा देवपारा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया, आप चलेंगे हमें कितने नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा इसको बताइए क्या होगा। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, लोहे से परिचित, लोहे से परिचित नहीं थे, क्या थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की बात करूंगा तो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है सिंधु नहीं थे। देखिए अभी आधुनिक खोज में लोहे का प्रचलन देखने को मिला है, लेकिन इस चीज को प्रमाणित अभी नहीं किया गया, ठीक है। अभी एक दो चीज पता चली है, तमिलनाडु की कहीं ना कहीं पे कोई स्थल मिला जहां से पता चला चलो लोहे के खोज से परिचित है, लेकिन अभी इसके अनुसार आंसर यही होगा, ठीक है ठीक है। मातृ देवी की उपासना करते थे, बाजार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, नगरों में नालियों का शुद्ध व्यवस्था था, बिल्कुल था, शहरें जो थी ग्रिड पट्टी के आधार पे बनाई गई थी, ठीक है इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सही है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में आपको देखने को मिलता है, क्या बताएंगे, मंडल में, बिल्कुल ठीक है, तो 7वें मंडल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो ऋग्वेद में बात करें मंडलों की संख्या कितनी है, क्या बताएंगे, 10 गो मंडलों की संख्या की बात करेंगे, 10 मंडल आपको देखने को मिलता है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। चलिए हाँ, अब बात के निम्नलिखित में से सही सुमेलित को आपको चुनना है। प्रथम बात करेंगे तब ये आपका क्या हुआ था, ये सारे के सारे जो था, ठीक है संगम है, ठीक है संगम। प्रथम जो था उसके अध्यक्ष बताएंगे अगस्त्यस थे, सही थे, हाँ सही है। कापियर नहीं सर, द्वितीय गलत है, द्वितीय गलत है, तृतीय सही है। अगस्ता ही था, दूसरों में अगस्त थे। अगस्त जो थे अकेले नहीं थे, ठीक है पियर आ गए, बिल्कुल तोलका पियर भी थे, तोलका पियर के साथ मतलब अगस्त थे, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ये भी सही है। हाँ तोलका पियर सही है, थे, हाँ थे, सही है।
तीनों के तीनों सही हो गया, ठीक है, तीनों का तीनों क्या है, सही हो गया। अब हम बात करेंगे ये जो हुआ था तीनों संगम जो हुआ था किसने फाइनेंस किया था, मतलब किस वंश के शासन काल में हुआ था? संगम संगम कल पांडे में पांडे पांडे के राज्य में संगम हुआ था, मदुरा जो जगह था जो कि अब समुद्र में विलय हो चुका है, वहां पे हुआ था, ठीक पांडे है। की राजधानी। एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जाए, यहाँ पे तीन वंशों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है संगम, एक पांडे हो गया, एक आपका चोल हो गया, एक आपका कौन एक है, शेर चेर है, ठीक है, एक चेर है, ठीक है। पांडे चेर को चोल मतलब चेर। किसका पुत्र कहते थे, ठीक है, पटना पुत्र, भारत पुत्र, केरल पुत्र या फिर दक्षिण केरल भारत का पुत्र, इनको क्या बोलते थे, केरल केरल ये पुत्र कहते थे। केरल अरे पुत्र केरल बोलते थे। केरल पुत्र का सत्य पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है, केरल पुत्र भी कहते हैं, ठीक है। केरल पुत्र मुख्यतः इसका एक शासक तो सर इसको लाल चेक के नाम से जानते थे, उसका नाम कौन गुटवन था, सेन गुटबान, ये जो जो पत्नी पूजा शुरू किया था। गुटवन था, इसने किया गया पत्नी पूजा, ठीक है। तो पत्नी पूजा जो कहानी का जो है वो आपको संगम साहित्य में कहानी आपको देखने को, पत्नी पूजा मतलब पत्नी के पूजा करने का नहीं, एक महिला थी, वो ही कौन सा पायल वाली क्या जो नाम था? कहानी जो थी, अरे क्या नाम था पायल वाला कहानी के, निपुर, निपुर की कहानी, निपुर का माँ का नाम क्या था, माधुरी क्या नाम बोल रहे हैं? माधुरी नहीं, माधुरी तो बेश्या की नाम था जिससे प्रेम में पड़ गया था, उसका उसकी उपेक्षा पत्नी का नाम करता क्या है। था? कनानगी का नाम था सर, लगता है। कानानेगी। कन्नगी क्या हुआ कन्नगी था, चोल राज्य में जब गया था ना, तो कन्नगी के जो हस्बैंड जो थे उन पे चोरी का आरोप लगा के फांसी का सजा दे दिया गया था, ठीक है। इसी से कन्नगी नाराज हो गई थी और उसने मतलब चोल राजा को श्राप दे दिया था, उसी को काउंटर करने के लिए पत्नी पूजा सेन गुटवन ने करवाया था, ठीक है। तो कन्नगी के सम्मान में पत्नी पूजा किया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो ये तो सही है, सारे ध्यान में इसको रखेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार में मतलब क्या कीजिए सजाइए, ठीक है। तो सबसे पहला शासक कौन हो जाएगा कश्मीर का, सजाइए जरा, पहला तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। पहला ही लग रहा था अवंती वर्मन जो है ना, आपको अवंती वर्मन एक ही से अवंती पकड़ा दिद्दा जाना और चाहिए, हर्ष अवंती वर्मन दिद्दा। दिद्दा जो थी ना एक महिला शासक थी, ठीक है, रानी दिद्दा के नाम से जानी जाती महिला थी, ठीक है, बड़ा सम्मान इनको कश्मीर के इतिहास में इनको जाना जाता है, ठीक है। रानी दिद्दा महिला शासक थी, ठीक है, ध्यान में क्या थी, तो रानी दिद्दा जो थी आपकी महिला शासक थे, ठीक है। तो अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष और मतलब क्या हो जाएगी, क्या नाम है इसका, जय सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे इधर, से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है, सही है, बिल्कुल सही है, सी नंबर गलत। शूद्र की चर्चा 10वां मंडल में किया गया है, हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। मंडल में है, ये तो गलत नहीं है। जाना चाहिए, ये गलत है ये। की चर्चा 9वां मंडल में है, हाँ, ये है। इसमें जो गलत जो है शिक्षा की चर्चा जो है प्रथम मंडल में नहीं है, यही स्टेटमेंट क्या है आपके, क्या है, गलत है। बाकी गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है, कोई दिक्कत नहीं। किस देवता को समर्पित है, सोम गायत्री देवता को, मंत्र मंत्र ये सावित्री को, देवी को समर्पित है, ठीक है। शूद्र की प्रथम चलता 10वां मंडल में आपको देखना पड़ेगा, 10वां मंडल में आपको कौन से सूत्र की चर्चा की गई है, पुरुष सूक्त, शूद्र के बारे में आपको जानकारी देखने को चार मिलता है। वर्णों का। सोम की चर्चा की बात करेंगे तो सोम की चर्चा आपको किस मंडल में है, 9वां तो मंडल, 9वां मंडल में। नौवां सोम मंडल। जो होता था एक प्रकार का क्या होता था, पेय पदार्थ होता था, सोम, ठीक है, क्या सोम होता था, रस पेय होता पदार्थ, ठीक है, दो प्रकार का पेय पदार्थ होता था, एक को क्या बोलते थे, सोम बोलते थे, क्या बोलते थे, सूरा बोलते थे, ठीक है। तो सोम पीना अलाउड था, सोम को पीते थे, युद्ध वगैरह जब क्या बोलते थे, क्या होता था यार, ये देवता सोम का उल्लेख है सर, 9वां मंडल वो वाला है ये देवता है। सोम देवता, उसको तो सोमे से ना वो सोम बना है, उसी देवता को तो समर्पित है, सोम बना है, जो कि विशेष प्रकार के वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कौन बोला है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोम की बात करेंगे ना, तो जब वो होता था और क्या पूजा पाठ जब होता था, यज्ञ जब होता था, उस समय दिया जाता था, जबकि सूरा को समाज में पीना प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। समझा जाता सूरा पीने वाले अच्छे लोग नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सूरा होता तो क्या दो था, प्रकार उसमें नशीला पदार्थ होता था, किया जाता, समझ लीजिए ये सस्ता नशा है, ठीक है, सूरा तो दोनों में जब समाज एक किया पीने गया के था, ठीक अलावा है। था, तब मतलब देखिए सोमवार तो अच्छा क्या होगा, है,
तो सोमरस हो गया, उसको तारी पीने के लिए हलवा, आया था। दारू हो गया आपको चूरा एक ऐसा कैला। जो था ना, ये वनस्पति से बनाया जाता था, अच्छा समझा जाता था, मतलब इसको हानिकारक ज्यादा नहीं माना जाता था। जबकि ये सूरा जो अभी था के ना, इसको तारी, मतलब ठीक नहीं माना जाता, ये समाज में मतलब प्रतिबंधित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोमरस तारी हो आगे गया। चलेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की बात की किसके? मल्ल ठीक है, मल्लों के। ठीक है, ध्यान, मल्ल। मल्लों के नेतृत्व में। बिल्कुल, तो मल्लों के मतलब गणतंत्र में। किसमें है? शिक्षा वाला किसमें है? शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में नहीं है, क्या पता, शिक्षा नहीं पता मुझे, ये शिक्षा की चर्चा के तो बारे में। पांचवीं चौथी तो कृषि है, एक पांचवा का पांचवा या चौथा में होना चाहिए। पांचवा, चौथा में तो पांचवा चेक कृषि कीजिए तो है। जरा। पांचवा चौथा में कृषि। तो पा कृषि का है, चौथा में कृषि का है। में भी ठीक है, देख लीजिए, नहीं पता मुझे। महापरिनिर्वाण तो बता ही देंगे। ठीक है, मल्लों में कोलीय राजकुमारी जो कौन थी, जिनकी माँ जो थी कोलीय राजकुमारी थी, पता ही होगा। शाक्य राजकुमार कौन कहे जाते थे? शाक्य कुल से आते थे, ये आते थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे प्रश्न को क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए। मतलब कोलीय राजकुमारी इनकी माँ तो बोला तो मैंने, ठीक है। और शाक्य राजकुमार तो यही, शाक्य राजकुमार तो इन्हें शाक्य मुनि तो कहते हैं इनको, ये। ठीक है। हाँ, पिता थे शाक्य कुल के। हम्म। क्षत्रिय शाक्त वंश से आते थे। ठीक है, ठीक है। दोनों महावीर और ये दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में, ठीक है, भागुदा कौन अधिकारी होता था? भागुदा, बताइए। ये था ना, जो कहते हैं राजस्व का जमा जो करने वाला अधिकारी को। नहीं नहीं, ठीक बिन है। ध्यान में रखिए, जंगलों के प्रधान अधिकारी को क्या बोलते थे? भागुदू कहते थे। क्या बोलते थे? भागुदू जो था जंगलों के प्रधान अधिकारी थे। अब थोड़ा सा मैं प्रश्न का, परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था, ग्राम का मुखिया को ग्रामनी कहते थे, सेना का सेनापति सेनानी कहलाता था, जो दो लोगों के बीच में विवाद को सुलझाता था उसको मध्यमासी कहते थे, मुख्य पुजारी को पुरोहित करते थे। एक होता था जुआ का विभाग का जो अधिकारी, सॉरी, एक होता था, क्या बोलते थे उसको, जुआ नहीं, हाँ, सपा, सपा जो होता था जासूस को कहा जाता है। ब्रजपति होते थे, चरागाह के अधिकारी होते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जंगलों के प्रधान अधिकारी को ये गलत लगा दिया क्या मैं? वही तो वैदिक काल में राजस्व भागुदू कौन कहा जाता है? ये गलत हो गया। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक, मैंने गलत लगा दिया। ठीक है, राजस्व राजस्व ये में सही जमा है, करना। राजस्व वाला सही है। ठीक है, राजस्व वाला को ही भागुदू कहा जाता है, मिस्टेक, सही गलत लग है। गया। वो भी आंसर देके सही हुआ। ठीक है, राजस्व का मतलब जमा करने वाला अधिकारी को ही मतलब क्या बोलते थे? भागुदूह कहते थे। ठीक है, भागदा। उसको जो है हाँ, ना, इसमें ठीक है। भाग दुग्ध ला, उसी के जो है ना कुछ किताब में भाग दुग्ध लिखा गया है, भाग हाँ दुग्ध हाँ, वही बिल्कुल हुआ। ठीक है, ये सही है। ठीक है, सही है ये। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता? तो बता ही देंगे, बिल्डर ऑफ प्रिंस, शाहजहां का। शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ना, चित्रकला का स्वर्ण युग चित्रकला किसके वाला शासनकाल को जहांगीर। कहते थे? जहांगीर। जहांगीर का। बिल्कुल ठीक है, हिंदी चित्रकला का का इसे अकबर। कहते हैं। ठीक है, किसका? हिंदी का स्वर्ण, हिंदी का। हिंदी का स्वर्णिम अकबर। अक- हिंदी का बोल सकते। बाबर के समय बागो, बाग को लगाने की जो पद्धति जो थी, ठीक है, वो लेकिन मतलब अकबर कौन सी चालू किया पद्धति? था, वो अकबर चालू किया था वही ना, बाग लगा। के समय में हुई थी, इसने मतलब इसको खूब बढ़ावा दिया। बाघ को, बाघों के लेके बड़ा इनका पागलपन था। ठीक है, बाघ के लिए बड़ा मतलब इनका, या फिर इनका जो बाबरनामा जो था ना, उसमें भी बाघों के बारे में देखने को मिला। तो हिंदी का स्वर्ण काल तो आपने बता दिया अकबर के समय में, लेकिन चित्रकला का फैक्ट्री अगर आपसे कभी पूछेगा ना, तो देन फिर से अकबर मतलब क्या होता है, तो ध्यान में करा रखिएगा कौन होगा, तो आपको अकबर ही होगा। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, चलिए। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल कारण क्या था? वही इसका पहला आंसर सही, ऐसे तो सभी पहला हो सही है, जाएगा। तभी तब हो जाएगा। सभी पहला तो होगा ना, बिल्कुल सभी सही है। अहिंसा प्रतीक बोल दिया, सभी आत्मपीड़न होगा। कठोर, हाँ सभी हो जाएंगे। लेकिन पहला ज्यादा मतलब तपस्या पे बल दिया गया जैनिज्म में। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाया, अहिंसा पर अधिक बल दिया गया, या फिर सारे के सारे? क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है सभी 28 में? होगा। हमको पहला सही बिल्कुल लग रहा सभी है। विकल्प सही है। ठीक है, बोलेंगे, हमें कुछ ऑप्शन दूंगा, बताइएगा इसमें से। जैसे किसे बोलेंगे जैन धर्म से कौन सा समुदाय के लोग नहीं जुड़े? ठीक है, व्यापारी, या फिर ठीक है महिला, शूद्र कौन नहीं जुड़ा?
महिला नहीं है, महिला महिला और सर शूद्र दोनों हो जाएगा, महिला शूद्र दोनों नहीं होता था अरे मुख्यतः, क्योंकि कृषक कहाँ जुड़ा जैनिज्म से? जैनिज्म में बोला गया था तो मतलब एकदम अहिंसा पे कृषि बहुत अधिक वर्जित है। बल दिया गया था, तो कृषि वर्जित माना गया था, तो कृषक लोग इसे नहीं जुड़ पाए, ठीक है, क्योंकि कृषि करने में व्यापारी क्या में। होगा, कीड़ा मकोड़ा के मृत्यु होगी, तो कृषक लोग नहीं जुड़े थे, कृषक को हम्म। वर्जित माना गया था जैनिज्म में। हाँ तो वही सर, शूद्र में तो तो वही आ जाएगा, मजदूर लोग भी थोड़ी थे उसमें। मतलब क्या करते, कृषि ही करते थे, ये कोई जरूरी तो नहीं है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन सारा क्षुद्र लोग कृषक वो करेंगे नहीं है, नहीं। कृषक मुख्य रूप अगर से शुद्ध ऑप्शन अगर रहेगा, मुख्य रूप से व्यापारी करता था, बस हाँ ठीक है, व्यापारी। कृषक लोग जो थे इसमें नहीं शामिल है। जैनिज्म बौद्धिज्म में व्यापारी को बहुत अधिक बढ़ावा मिला, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम्म। अब चले, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? वह शक्तिशाली था, वह अच्छा प्रशासक था, उसने भारतीय शासकों ने सहायता दी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। बताइए क्यों, मतलब सिकंदर को मतलब ध्यान में, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बात करेंगे भारत तो में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। ये शक्ति नहीं थी, इसने भारत में सिकंदर की सफलता का प्रमुख मतलब क्या, मतलब कारण जो था, प्रमुख कारण की बात करें यही था। हालांकि उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी, ये भी अपने आप में एक कारण, बहुत अच्छा सही है। प्रशासक था, ये भी सही था, शक्तिशाली भी सही था, लेकिन अगर पूछेगा प्रमुख क्या है, चार ऑप्शन में से अगर चुनना अगर रहेगा तो भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ये सही है, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है? इसकी स्थापना कनिष्क ने की थी, पहला स्टेटमेंट सही है क्या? गलत है। हाँ, कुषाण वंश। पहले ठीक है, ओहजी थे जिन्होंने यूसी समूह के यूची समूह के विभाजन के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, पहला बोल रहा है, ठीक है। कनिष्क की बात करेंगे, भीम ताक्तु कन्फ्यूशस का पुत्र था और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये सही पूरी है। तरीके से स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, और एक बता रहा हूँ, ये भी सही है, के ठीक है, वही चला था। उपायुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान में, गलत कौन सा हो जाएगा, तो यूची समुदाय से आते थे, ये सही है। देखिए ये वाला गलत है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुजुल कटफिशस हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक, मतलब बी और सी नंबर स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे, चलिए आगे चलते हैं। काला जादू, क्या बात है। रज्जू कौन थे? चोल राज्य के मौर्य व्यापारी शासन थे, का मौर्य अधिकारी था। साम्राज्य, बिल्कुल मौर्य शासन। याद, आप लोग सब कुछ आता है, मौर्य शासन के अधिकारी थे, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, रज्जू कहते थे, ठीक है। ये पहला सेट है, ठीक है, धीरे धीरे और भी बहुत सारा सेट आपको कराया जाएगा। 69 बीपीएससी की तरह मतलब हड़बड़ा के मतलब बहुत सारे चीजों को नहीं करवाया जाएगा, आराम से धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसी दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख नहीं है? बता दें, आसान प्रश्न है। सातवाहन। बिल्कुल, सातवाहनों का उल्लेख आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी चोर, चेल और पांडे का सर 31 का क्या बताया, एक सेकंड। था, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। रज्जु जो होते थे मौर्य शासन के मतलब क्या होते थे, अधिकारी जो होते थे उनको रज्जु कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको अशोक के तीसरे अभिलेख में इस अधिकारी के बारे में आपको जानकारी आई थिंक मिलती है, ठीक है, तीसरे अभिलेख में मिलती है। हाँ, गलती बता दी है क्या मैं? दूसरी में मिलती है सर। नहीं, दूसरे में नहीं है, दूसरे में तो आपको दक्षिण भारत के, दूसरे और 13 में। दक्षिणी भारत कह रहे हैं। नहीं तो दक्षिण भारत का नहीं। ठीक है, देखिए रज्जु किस प्रकार का अधिकारी होते हैं, इनके राजस्व का राइट दिया गया था, ठीक है, न्याय भी कर लेते थे, ठीक है, मतलब न्याय भी कर लेते थे, राजस्व न्याय दोनों का काम मतलब रज्जु जो थे वो मतलब देख लेते थे, ठीक है। चलिए, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? तो चोल, चेर और पांडे का उल्लेख देखने को मिलता है, सातवाहन का उल्लेख जो है से आपको नहीं देखने को आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। बिल्कुल, सातवाहन का नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अशोक शासक कब बना? आपको 200 और 69 में ना, उत्तरा 269 में 269 में 261 में, 3 साल के आपने बाद 8वें बनता है, वर्ष 268 में कलिंग बनता पे अथी क्या था? 8वें वर्ष में 261 में किया था, इस हिसाब से 270 होगा। है। 269, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 269, लेता ठीक है। बन गया था हाँ 72 ठीक है, में तो ही। अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य में चोल, पांडे और चेरों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि संगम वंश से संबंधित है, बाकी का नहीं है, आप इन लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ठीक है, बताइए। प्राकृत या अर्धमगधी?
प्रकृत और अर्धमगधी हुए हो। ध्यान में रखेंगे तो उन्होंने अपना प्राकृत्य भाषा में दिया था। किसमें दिया था? प्राकृत्य भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। एनसीईआरटी में आई थिंक अर्धमगधी लिखे हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रथम उपदेश की बात करेंगे, कहाँ पे दिया था महावीर स्वामी ने? सारनाथ। उपदेश सारनाथ। महावीर नहीं, ये सारनाथ। ना उनको एग्जाम में नहीं करना है सारनाथ, ठीक है, गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है। राजगिरी में दिया था। अगर पूछेंगे नहीं, राजगिरी किस पहाड़ी पे दिया था? एक पहाड़ी था जिनको बोलते थे बीपूचल। कौन सा पहाड़ी? पहाड़ी बीपूचल। बीपूचल पहाड़ी पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यही होता, सेट करेंगे तो बहुत कुछ फायदा होता। अगर इसमें अगर रहता भी, सारनाथ रहता तो बहुत लोग मार देते, धाए 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 धाए, ठीक है। खाली महावीर हाँ का। ठीक है, तो ध्यान में वही रहता है, क्योंकि महावीर के उपदेश से कम ही प्रश्न पूछा जाता है। किस स्थान पे दिया था? बहुत कम जगह पे। मैंने विपुचल पहाड़ी बता दिया, राजगिरी में दिया था, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गंधार शैली के बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? ठीक है, वह लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। वे कभी भी मुंडित सिर में नहीं दर्शाए गए, वे सदैव अभय मुद्रा में सही है। दर्शाए गए। उनके कान लंबे दर्शाए गए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का शुद्ध फैक्ट है, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है इसको। तो ये सदैव अभय मुद्रा में सही है दर्शाया। सर, ये भी सही है। बी में बी गलत लग रहा है। सही है, बी सर, वे लगभग बी सदैव गलत है, बी पद्मासन में गलत बैठे दर्शाए गए, ये भी सही है। वे कभी भी मुंडित बी सिर में गलत नहीं दर्शाए गए, ये भी सही है। ये गलत है। गलती। बी अरे गलत है। मुंडित से अभय मतलब मुद्रा क्या में है? दर्शाया, ये तो गलत है ना। सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए गलत है। बाकी सारे मतलब सारे स्टेटमेंट क्या है, इसका बाप सही है, ठीक है। लंबे लंबे बाल होते थे, उसका बाल कभी हाँ नहीं काटा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पद्मासन का बिल्कुल। मौर्योत्तर काल में, मतलब आफ्टर मौर्यन, ठीक है, वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशेषताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखित तकनीकी विकास हुआ था। वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों का प्रभावी ढंग से व्यवस्थित था। वाणिज्यिक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते, उत्पादक राज्यों के ये कठोर गलत लग नियंत्रण रहा में कार्य करते थे। और श्रेणियों के उत्पादन के भारे के श्रमिकों का उपयोग किया जाता था। बताइए, मतलब कौन सा सही नहीं है, बताइए। डी नंबर गलत है। डी नंबर सैनिक तो सी दिल्ली नंबर से चालू कर, भारत सैनिक नहीं लाते थे। के उत्पादन में भारे के श्रमिकों के कार्य करना है, ये भारे के गलत है, ठीक समय है। काम में। देखिए, व्यापार कभी भी नहीं बढ़ेगा जब स्टेट पूरी तरीके से व्यापार को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसलिए व्यापार हमेशा से कोशिश रहता है फ्री रखा जाता है, ठीक है। तो ये गलत है। उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। 35 का देखो, सी बिल्कुल सही है, ठीक है। पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये गूगल का फैक्ट उठा लिया है, ठीक है। शॉर्ट दे दिया है, लेकिन है नहीं एक्चुअली में कुछ। ये तीनों नहीं होगा तो यही होगा ना। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ द इरिथ्रियन सी के पुस्तक को, ठीक है, अननोन माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? अननोन माना गया है। महेश बनवाल भी शायद लिखा है ना शायद इसका। हाँ वही लिखा है, इसी वाला वो डाला है, वही डाला है इसका नाम। बिल्कुल ठीक है। बारह लाल सागर के तट पे, ठीक है, लाल सागर के यात्रा के बारे में सारी जानकारी इसमें मिलती है, नहीं लाल सागर। हाँ आपको सूर्य लाल सागर की जानकारी इस किताब से मिलता है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रोमन बात करेंगे भारत के रोमन मिस्र बंदरगाह अफ्रीका, मतलब बंदरगाह के बारे में मुख्यतः इस पुस्तक से जानकारी मिलती है, ठीक है। प्राचीन दक्षिण भारत की याद रखिएगा, कहीं पे देगा विलियम एच शॉप, अगर नहीं रहेगा वैसे तो कोई है नहीं। एनिसेंट में बात करेंगे, एनसीईआरटी में बताए कोई नहीं है, ठीक है। आवाज किनकी आ रही है? ठीक है, अब आगे आते हैं, ठीक है। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, पहला स्टेटमेंट। उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था। वहां राज शासन में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। वहां सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? डी नंबर सही लगा, वो राज्य का कोई अधिकार। डी नंबर सही लग रहा है, सती प्रथा उधर नहीं था। सी सर, डी। देखेंगे, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम समाज से संबंधित इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, राज सिंहासन में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? सही है, ठीक है जी। बाकी उन्हें पवित्र विहान सूत्र ताली का ज्ञान नहीं तो था, उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था तो था, बिल्कुल था। अब कैडेसिशियर वगैरह का शब्द जो प्रयोग होते थे, मजदूर जो था जो खेत में जो करता था वो दास शब्द था, छोटे मजदूर को कैडेसियर शब्द कहा जाता था। वहां सती प्रथा विद्यमान नहीं था, सती प्रथा भी विद्यमान था, ठीक है। ये था, वहां राज्य सिंहासन में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था,
ठीक है, यही स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, इनमें से कौन से शासक को अमित्र घात कहते हैं? अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं, बता दीजिएगा। बिंदुसार। बिंदुसार। बिल्कुल, बिंदुसार को कहा जाता है मित्र घात। अब मित्र घात का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। ठीक है, किनके पुत्र थे बिंदुसार? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जी ये सर। 273 ईस्वी तक मतलब शासक बन के मतलब रहते हैं। ठीक है, पुराण में शीशेन का, हम्म, सॉरी, जैन धर्म में शीशेन कहा गया था। बिल्कुल। ग्रीक विद्वानों ने इसे अमित्र चोटस कहते हैं। क्या बोलते थे? अमित्र चोटस जो थे ग्रीक विद्वान इसको कहते हैं अमित्र चोटस। हाँ, ग्रीक वाले अमित्र चोटस कहते थे। ठीक है, अमित्र घात इनको कहा, महाभाष्य में इनको अमित्र घात, ये पूछेगा कहाँ कहा गया है, तो महाभाष्य में इनको अमित्र घाट कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल। पुराण। जी। इसके दरबार में, ठीक है, एक आया था सीरियाई राजा का राजदूत आया था, क्या नाम था उसका? डायमेकस। डायमेकस आया था। एंटियोकस का राजदूत वही था ना? हाँ, वही था, वही अपने जी पुत्र सर। को बात करेंगे, अशोक को इसने राजदूत, सॉरी, गवर्नर बना दिया था। कहाँ का गवर्नर बनाया था? राजदूत, राज्यपाल कहाँ का बनाया था? उज्जैन। याद रखे, कई बार प्रश्न उज्जैन पूछा का है। ठीक है, सर। उज्जैन का बनाया था अशोक को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उज्जैन को बताया था। ठीक है, बात करेंगे ये तो बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गया, तो आजीवक में। किस में शामिल हो गया? आजीवक में। आजीवक। आजीवक का मतलब कौन था? आजीवक किसके नेतृत्व में करवाया गया था आजीवक? मखलीपुत्र गोसाल। बिल्कुल, मखलीपुत्र गोसाल। याद रखिएगा आजीवक का। ठीक है, अरे मखलीपुत्र गोसाल जो थे किसके शिष्य थे? तो महावीर के ही शिष्य थे। महावीर के ही शिष्य थे। और ये जो है महावीर के 6। शिष्य थे। इन्होंने एक नवीन संप्रदाय की नींव रखी जिनको बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। तो महावीर से नहीं बनता तो आजीवक खोल लेते अपना। ठीक है, बताइए क्या बता रहे थे? वो नहीं, ये 6 वर्ष की तपस्या के बाद इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ये था आपका महावीर भी था, और अच्छा, नहीं हाँ, तो ठीक है। पहले संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने से निम्नलिखित में से है, ठीक है, कौन सा कारक सर्वाधिक सहायक माना जाता है? ठीक है, ये प्रश्न बीपीएससी में आ सकता है। देश व्यापार विकसित किसका ठीक है, देखेंगे अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश में सीधा व्यापारिक संबंध होना। ठीक है, सुरक्षित समुद्री व्यापार का होना, विदेशों में अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना, यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना। ठीक है, तो बोल रहा है संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने के, ठीक है, किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जाता है, बताइए। हमको लग रहा है सर सी सर डी नंबर। नहीं क्योंकि सही है। व्यापारिक मांग था ना, ज्यादा उत्पादन करता था मांग का वस्तु। सी नहीं है। सी नंबर। गलत है। ठीक है, सी नहीं होगा। आप एक ऑप्शन और डी सुनिए, सर। दो मौका दिया डी। जाता है। हाँ? डी भी डी गलत है। सर। अब डी। दूगो बच गया, ए दूगो में तो कौन पक्का सही है? होगा। ए पक्का होगा सर। हम तो ये और भी कोई आदमी को लग नहीं रहा बी सही है? सुरक्षित समुद्री व्यापार, हाँ ये तो सही ही लग रहा है ये भी। ये सही है। ठीक है, अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल डी में प्रदेश भी से मेरा सीधा था। मतलब क्या होना? व्यापारिक मार्ग होना, मतलब ये मतलब सही है। ठीक है, सुरक्षित समुद्र, देखिए यहाँ पे संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने के किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना? ये सब कारक थे। ये सर्वाधिक कारक क्या था महत्वपूर्ण? तो अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा मतलब क्या होना? व्यापारिक संबंध होना। ठीक है, रोम के व्यापार का संबंध आपको तमिलनाडु के एक जगह पे मिलता है। कौन सा जगह पे? जहाँ पे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु, जो कि पुदुचेरी में बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, ध्यान, बहुत सुंदर। ठीक है, क्या है? अरिकमेडु। याद रखिएगा, यहाँ पे रोमन सिक्के मतलब क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो कि मतलब संगम काल में विदेशी व्यापार होने का आपको साक्ष्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चेयर किया था ना, पहला वंश चेयर किया था, बाद में सभी किया था। चेयर वंश पहला हाँ। किया। आगे चले, वल्लभी संवत किससे संबंधित है? वल्लभी संवत बताइए। वल्लभी तो गुजरात में पड़ता है ना, फिर बताइए क्या होगा? वल्लभी संवत की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, गुप्त वंश से संबंध, गुप्त संवत से संबंधित। ठीक है, तो वल्लभी संवत याद रखिएगा। ठीक है, इसकी तिथि की बात करेंगे तो गुप्त संवत के समान मानी जाती है। इसकी स्थापना 319 एडी के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और 319 एडी के आसपास को गुप्ता एम्पायर भी आपको क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए, 319 एडी। ठीक है, अब चलें, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राज्य कौन थे? बड़ा पैमाने पे किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्त। गुप्त नहीं कुषाण। नहीं, बड़े पैमाने पर, लेकिन गुप्त। भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहले पूछ रहा, पहले पहले पहला पूछ रहा है तो कुषाण ही होगा बिल्कुल ना। ठीक है, ध्यान में कुषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? कुषाण होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, कुषाण भारत में सोने के सिक्कों के बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले थे। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए जिसमें शुद्धता का ध्यान नहीं देखा गया था? तो गुप्ता हो जाएगा। किसने हो जाएगा? गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए
बात करेंगे सोना का सिक्का को बोलते थे, एक दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। ठीक है। दिनार। रोम में जारी होता था ना एक सिक्का जिसको बोलते थे सुवर्ण रोमन। ठीक है, सुवर्ण रोमन जो बोलते थे, उसी के आधार पे यहाँ पे दिनार किया गया, जो कि लगभग 124 ग्रेन का होता था। कितना ग्रेन का होता था? 124 ग्रेन का होता था। ठीक है। बात करेंगे तो बीम कटफिशस ने एक सिक्का जारी किया था जिसमें बैल के पास खरे सीब की आकृति है, जिससे पता चलता है बीम कटफिशस जो था शैम मत का अनुयायी भी क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको क्या रख सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो आगे प्रश्न क्या है उसको देखते हैं जरा, कितना नंबर होगा। हाँ, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया? बताइए, कविराज किसे कहा गया, बताएंगे जरा। कविराज तो आपको हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, मिहिर भोज। सर। मिहिर अरे भोज, मैंने मिहिर बहुत भोज। छोड़ दिया क्या? और छूट गया, 42 आएगा। नहीं सही तो है। नहीं, 42। हाँ तो 42 है तो 41 है सही नहीं, है। ये इधर चलना था ना। चलिए, चीनी यात्री फाइहान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, सही है क्या? सही है जी सर। वह जल मार्ग से भारत आया था, सही है क्या? जल मार्ग से गया था, सही है क्या? गलत तो है। जनमार्ग गलत से है। वो गए संपूर्ण थे। भारत का भ्रमण करके वापस अपने देश स्थल मार्ग से गया, ये सही है क्या? दोनों में से यही कोई एक गलत सही हो सकता है। है। ये सी नंबर गलत है, उसका दूसरा सही है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना जो था उसका उद्देश्य था। कौन सही है, बताएंगे जरा। ये सभी सही है, सी नंबर गलत है। सी नंबर, चूंकि ये बंगाल बिल्कुल के ठीक है, पोर्ट ध्यान है। में रखेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, ये ये जो था ना वो अभी बंगाल का जो पोर्ट है ना, हल्दिया पोर्ट, उस वहीं से गया था, वहीं से नाव होते हुए हम्म, बंगाल। ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब वह संपूर्ण कौन सा गलत बताया आपने? सी बी सी नंबर। गलत। वो नहीं, सी। संपूर्ण नहीं भारत की कुछ यात्रा नहीं करके अपने करता। देश स्थल मार्ग से गया, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब है। जल मार्ग से गया था। जल मार्ग से जाने के समय जिसका उसका नाव शायद डूब जाता है। और नाव डूबने में होता क्या, ऐसे भारत से कुछ वो लेके जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पांडुलिपि, पांडुलिपि पांडुलिपिया जो लेकर जो गया रहा था, वो भी उसका बेचारा का उसमें डूब जाता है। ठीक है, हो जाता है, ध्यान कहाँ में रखिए। तो वो स्थल मार्ग से नहीं गया था, पहुंच। जल मार्ग से गया था। ठीक है। वही पूछता है कहाँ से होके गया था, तो हाँ बंगाल राज, तो बंगाल में। बिल्कुल ठीक है, वही चंद्रगुप्त द्वितीय अभी। के शासनकाल में भारत आया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्त काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ पे स्थित है एक स्तंभ? फिर से गुप्त मौर्य मुर्गा काल। नंदन है। अरे, नहीं। मौर्य के बारे में बात हो रही है, गुप्त के बारे में। मुगल काल, मुगल काल से तो समझ जाइए कहाँ पे है। अरे जहांगीर का मुगल कहाँ से इलाहाबाद लगता होगा। है? हाँ सॉरी, ये प्रयागराज होगा ना, सॉरी इलाहाबाद बिल्कुल ठीक है, ध्यान में प्रयाग। रखेंगे प्रयागराज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे प्रयागराज के इलाहाबाद में संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे गुप्त किसके किसके ध्यान में रखे थे? तीनों काल, मौर्य है, गुप्त है, ठीक है, और मतलब मुगल से भी संबंधित आपको देखने को मिलता है। इलाहाबाद जहांगीर के बारे में चर्चा किया गया है ना। हम्म, अब अशोक अपने पत्नी के बारे में करता है चर्चा। इसीलिए आगे रानी का भी पढ़ेंगे। लिख। हाँ ठीक है, आगे चलिए। गुप्तोत्तर काल के किसानों को, ठीक है, बदहाली का मुख्य कारण क्या था? गुप्त संबंध। भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण। क्या? भूमिगत किसानों का देखिए, स्थानांतरण। 44 नंबर प्रश्न पढ़िए ध्यान से। तो इसका ध्यान में रखिएगा। भूमि के भूमि साथ के साथ 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 किसानों का किसानों हस्तांतरण का कर दिया जाता स्थानांतरण। था, ये जो था सबसे बड़ा मतलब कारण था। देखिए, मतलब किसानों का मतलब बदहाली, उनके खराब स्थिति क्या था, मतलब भूमि अगर जैसे देखेंगे, जैसे देखेंगे, अगर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 या 8, आई थिंक 6 या 7 क्लास में है, जो भूमि जो दिया जाता था ना, तो भूमि के साथ जो किसान जो होते थे ना, भूमि किसी को भेजो, उसके साथ किसान भी उसके साथ साथ मतलब चले जाते थे। ठीक है, तो ये मतलब किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा क्या था, रीजन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी सर। अगर भूमि अगर बेचते थे तो भूमि पे जो मतलब जो मंदिर वगैरह होता था, पेड़ वगैरह होता था, सारा का सारा उस व्यक्ति को चला जाता था, ये भी एक रीजन था। ठीक है, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ ये कन्नौज के, ये पूरा सेट जो एनसीईआरटी के बेस पे ही बना है। ठीक, कन्नौज की शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? बताइए दीजिएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा हर्षचरित? संस्कृत, बिल्कुल ठीक है, संस्कृत। बहुत संस्कृत सुंदर सर। बताया आपने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हर्षचरित भारतीय क्या हर्षवर्धन की जीवनी, उन्होंने 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पे मतलब क्या किया, शासन किया। ठीक है, ध्यान में रखें। किस में है? तो संस्कृत में है। किसमें है? वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, 7वीं शताब्दी ईस्वी में संस्कृत के लेखन थे, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसमें ये जो लिखा प्रशस्ति जिसमें लग गया ना, प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, प्रशंसा होता है। क्या होता है?
प्रशंसा होता है। तो राजा के दरबार में रहने वाले जो कवि जो थे अपने राजा का मतलब मुख्यतः प्रशंसा किए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप पाली लगा दिया मैं, एक मिनट। संस्कृत होगा। संस्कृत इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के ऐतिहासिक मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बता ही सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चचनामा सर। नाम अली बिल्कुल, अहमद। बहुत सुंदर आपने बताया, चंचनामा। ठीक है, ध्यान में रखिए, चचनामा में इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेखक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा चचनामा का? तो क्या बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, बताइए। अली अहमद, अली अहमद। बिल्कुल, अली अहमद इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या बताएंगे? उसने पाल वंश की स्थापना की थी। बात करेंगे कन्नौज पर अधिकार करके प्रथम शासक बना, वो जनता द्वारा निर्वाचित शासक है, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित था। उसने प्रतिकारों और राष्ट्र को दोनों को पराजित किया था। नहीं प्रतिहार होगा। पहले ठीक है, सर वो जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। नहीं, ये पहला ही बस है ना, पाल वंश का स्थापना, बाकी तो नहीं लग रहा है। सही से सुनिए, देखेंगे तो देखिए पाल वंश का फाउंडर था, लेकिन उसके उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण की बात करेंगे ना, तो जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पे निर्धारित था। ठीक है, जनता के द्वारा मतलब चुना गया और शासक था, ये उसका मतलब। किसी देखेंगे जैसे क्या होता है ना, क्या होता है आप देखेंगे इस समय, एक भैकम जो होता है हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, मुख्यतः आप देखेंगे पूर्वी और मतलब उत्तरी भारत में आपको एक वैकम देखने को मिलता है। उस वैकम को फील करने के लिए जब छोटे छोटे शासक जो थे वो मतलब गोपाल से जाकर मिलते और बोलते थे आप हमारा नेतृत्व कीजिए। और ऐसे क्रम में होता है क्या था, आपको पाल वंश की नींव रखी जाती है गोपाल के द्वारा। तो ये मतलब जनता के द्वारा, वहां के छोटे छोटे सामंतों के द्वारा, फिर लैंड लॉर्ड के द्वारा मतलब बना गया शासक था, न कि आनुवंशिक के आधार पर निर्धारित था। ये मतलब शासक ऐसा था जो कि डायरेक्ट मतलब जनता के द्वारा ही मतलब राजा बना दिया गया था। ठीक है, तो ये इसको मतलब ख्याति का सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि पाल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सबसे प्रमुख रीजन है। ठीक है, बात करेंगे चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे करवाया। क्यों करवाया? स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने के लिए, सरकार के राजस्व के भाग को निश्चित करने के लिए, अनाज के उत्पादन के लिए, सिंचाई की स्रोत की सीमा के लिए। किस वजह से चोल शासकों ने भूमि का मापन करवाया? तो क्या बताएंगे? स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने के लिए। स्वामित्व के अधिकार निश्चित करने। बिल्कुल, 48 नंबर की बात की बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा। ठीक है, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने के लिए राजा कभी भी, ठीक है, भूमि का मापन इसलिए करवाएगा क्योंकि मतलब, ठीक है, क्योंकि उसको राजस्व लेना रहेगा। राजस्व किस आधार पे लगाएगा, ठीक है, इसके लिए मतलब किया था। ठीक है, इससे पहले आप मध्यकालीन भारत में जाओगे तो शेरशाह सूरी ने भी मतलब भूमि का मापन करवाया था। ठीक है, ताकि मतलब राजस्व का मतलब दर उत्पन्न मतलब क्या फिक्स रहेगा, उसके लिए उसने एक दर बनाई थी राजस्व की दर, उसको रई बोलते थे। क्या बोलते थे? रई बोला जाता था। ठीक है, जिसमें सारा फिक्स था इस अनाज पे कितना लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस राजा को एक अभिलेख में कविराज कहा गया, बताइए जरा। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज। बिल्कुल ठीक है, परमार राजा भोज को, परमार राजा भोज को, ठीक है, क्या बोला गया है? तो कविराज बोला गया है। ठीक है, ध्यान में रखिए, परमार राजा भोज को कविराज, क्योंकि विद्वानों को बहुत अधिक मतलब क्या देते थे? आश्रय देते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसी वजह से इनको कहा गया। ठीक है, उनकी प्रमुख पुस्तक में सरस्वती, कंठाभरण, ठीक है, इसने सरस्वती मंदिर भी बनाई थी, जो कि अभी भी है। कहाँ पे है सरस्वती मंदिर? कहाँ पे है? भोज राजा नहीं बनाई थी, भोपाल में होगा, भोपाल के नजदीक एक झील भी बनाया भोपाल के पास में ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये सरस्वती की नगरी कहा जाता था इनके शहर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक विद्वान लोग मतलब क्या रहने लगे थे। ठीक है, तो इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। चिश्ती सिलसिले ने किस सूफी को चिराग दहलवी कहा है? दिल्ली का दीपक कहते थे। किसे कहते हैं? दिल्ली का दीपक। गेसुदराज है ना, गेसुदराज। नहीं नहीं, गेसुदाज को नहीं कहते थे। नसीरुद्दीन को सर। बिल्कुल ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को मतलब चिराग ए मतलब क्या दहलवी कहा जाता था। एक मिनट, मच्छर धूप जरा जला लूं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, किसको बोलते थे? गेसुदराज जो था वो था ना जिसने मतलब क्या बोलते थे, किसी से मिलने से इनकार कर दिया था सर। नहीं, ये मतलब प्रमुख जो है था न्याही था, मतलब निजामुद्दीन औलिया का ये शायद प्रमुख था शायद, ऐसा ही भूल गए। ये चिराग दहलवी मतलब दिल्ली का दीपक, तो इसको ठीक इसी को बोलते थे। क्या नाम है इसका? चेक कर लीजिएगा जरा इसका आंसर। वो सही है सर, गेसुदराज को भी कुछ कहा जाता है, भूल गए। नहीं ना, इसका नसीरुद्दीन ही शायद होना चाहिए। सही है, मतलब हम गेसुदराज वाला भूल गए उसका। चलिए ठीक है, आगे का प्रश्न देखेंगे क्या है।
हाँ, ये बंदे नवाज के नाम से जाना जाता था, वही हम भूल गए। बंदे बंदे, नवाज। अच्छा, बताइए अगला प्रश्न क्या है। इस साल तो माचिस जलाओ, एक बार में जलता नहीं है। समय मदद कहिए की तो क्या थी। है। अष्टप्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की थी, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशासन का प्रभारी था? था मोरू त्र्यंबक त्रयंबकम बगनीसो। मजुमदार या नाजी दत्त या दत्ताजी त्र्यंबक बगनीसो? हम नहीं जानते इसको। कोई लोग तुक्का लगाना चाहेंगे। जी सर, बी और डी में। बी दोनों गलत होगा। है, ठीक है। मोरे त्र्यंबक पिंगले क्या हो जाएगा। मोरे मोरू त्र्यंबक अष्टप्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा प्रस्थान के, अगर आप लोग के जैसा आदमी रहे ना केबीसी में, जा बोलेगा दो गलत ऑप्शन को चुनिए, तो दोनों के दोनों ना मतलब बोलेगा दो गलत ऑप्शन को चुने हटाने के लिए, तो सही ऑप्शन को हटा दीजिएगा, गलत सही रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइएगा। मच्छर का बहुत अधिक आतंक आ गया है। छोटा मोटा सजा का प्रावधान तो इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। डेंगू फैल रहा है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मोरो त्र्यंबक पिंगले का नाम ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने मतलब क्या की थी, शिवाजी के प्रशासन में मतलब क्या की थी, मदद की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यही सही है। तो शिवाजी में कितने प्रधान थे, तो अष्ट प्रधान थे। कितने थे, अष्ट प्रधान होते थे, जिसमें पंडित राव जो था कौन सा मामला देखता था, धार्मिक मामले देखता था पंडित राव, ठीक है। बात करेंगे उसमें न्यायाधीश जो होता था, न्याय दिलाने का काम करता था, कि नीराजी राव जी थे। सुमंत की बात करेंगे, विदेश संबंध को देखता था। सेनापति सेना का प्रबंधक देखता था। मंत्री की बात करें, राज्य का पत्राचार करता था। सचिव क्या होता था, तो शाही आदेश को तैयार करने के लिए था। अमात्य क्या होता है, राज्य के खाता को देखता था, वित्त मंत्री होता था एक तरह से। अब बात करेंगे पंत प्रधान जो होता था, राज्य का सामान्य प्रशासन देखता था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ मतलब बिलोंग करता था। यही जो थे मोरे त्र्यंबक पिंगले थे, इसी पद के मतलब ये बने हुए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा नाम से दबीर भी कहा जाता है, कहीं कहीं वही पूछ देता है। सुमंत नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। दबीर। आप चलिए मिलाइए, किताब में मिलाइए, क्या होगा। बड़ा बढ़िया पुस्तक है, कई बार पूछा है इससे, मतलब एक दिन का क्वेश्चन है। फुतूह सलातिन इस्लामी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फुतुहात में फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। वो तो दे दिया, तारीख फिरोज शाही के ना, तारीख फिरोज शाही के तो आपको फतुह ओ सलातिन इसामी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसामी फतुह ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तारीख सही है। फिरोज शाह की बात करेंगे, तारीख बरनी ने लिखा था। अब खजाइन उल कुतुब अमीर खुसरू ने लिखा था, राइट। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तो डी का ऑप्शन 3, डी का ऑप्शन 3 जो कि मात्र एक में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सही ये हो गया, ठीक है, मिला लिए। फिर से बोल रहा, फतुह ए सलातिन इसामी ने लिखा था। फतुहात फिरोज शाही की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तारीख फिरोज शाही बरनी ने लिखा था, जियाउद्दीन बरनी ने। और बात के खजाइन उल फुतूह की बात करेंगे तो किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था, ठीक है। अब बरनी ने किसके कमेंट किया था, तो एमबीटी के ऊपर कमेंट किया था। क्या किया था आप लोग जानते हैं। हाँ वो भी बोला था, और एमबीटी से ही बात करते, क्या बर्नी से ही बात करते हुए एमबीटी बोला था। मतलब हम जब कमर की दवाई खाते हैं, क्या कहते हैं, कमर दर्द की दवाई खाते हैं तो बुखार आ जाता है, बुखार खाते हैं तो कमर दर्द आ जाता है। क्योंकि बार बार, हाँ क्योंकि इसके उस समय बार बार विद्रोह हो रहा था ना इसके प्रांत में, इसी कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में उसी ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की ये को राजधानी परिवर्तन के जिसके संदर्भ में गलत कथन किया है। दिल्ली राजधानी के रूप में चुना गया था। दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, ठीक है। राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, दौलताबाद नई राजधानी बनी, ठीक है। गलत संदर्भ में बना सुनना है, क्या होगा। दिल्ली राजधानी के रूप में। सुनिए सुनिए एक मिनट। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में गलत कथन किया, दिल्ली राजधानी के रूप में। पहले था, सही है, दिल्ली बिल्कुल पहले ये था। गलत है। राजधानी परिवर्तन के कारण, राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना, तो ये गलत है। नहीं वो प्लेग था, प्लेग फैला था ना, प्लेग था। और ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहाउद्दीन करके एक था जो कि आपको दिल्ली से दौलताबाद गया था, तो वहीं पर जो है इस्लाम को धर्म को उधर क्या कहते हैं, चिश्ती हाँ, संप्रदाय तो दौलताबाद इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बन गया, तो सही है। दौलताबाद नई राजधानी बनाई है, दिल्ली राजधानी के रूप में, तो ठीक था, ठीक है, ये गलत है। राजधानी परिवर्तन का दिल्ली में हैजा फैलना, तो ये गलत है, ठीक है। बहाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति था जो कि आपको उस समय जाता है दिल्ली से दौलताबाद, बहाउद्दीन फिर जकारिया। हाँ जकारिया, वही जो बोलता है, फिर जब वो प्लेग खत्म हो जाता है फिर बोलता है दिल्ली चलिए, वो बोलता है नहीं नहीं अब हम दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे। इसीलिए दक्षिण भारत में बोलता है चिश्ती संप्रदाय का स्थापना कौन किया था, तो ये बहाउद्दीन जकारिया।
चलिए आप चलते हैं, नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो अ, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के समय बात करेंगे तो पहला तो बहुत अधिक मतलब क्या था, जब मंगोल लोग दिल्ली में रहने लगे थे, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया था, तो इस्लाम को मतलब क्या किया था, स्वीकार लिया इनको। हाँ ये जो है आपको गयासुद्दीन, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है आपको ये आया था सभी, सॉरी, तो क्या कहते शायद हैं। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के समय शायद इनका विद्रोह हुआ होगा फिर। नहीं नहीं, वो गयासुद्दीन तुगलक के समय जब आया था ना ये सभी मंगोल, तो आक्रमण किया था, तो ये सभी को विजित कर लिया था, मंगोल को मतलब हरा दिया था, तो ये सभी जा रहा था, इसको एक शरण में जो है एक नया अरे शहर। ठीक है, वो आपने जो बता रहे सही, अपने सेना में, ठीक है, मंगोलों का प्रयोग किसने किया, अपने सेना में मंगोल का अलाउद्दीन खिलजी ने भर्ती करवाया था, जो कि विद्रोह हो गया था। मेरे को ये तो तो अलाउद्दीन नहीं। खिलजी याद आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ वही मतलब सेनापति थे जलालुद्दीन की खिलजी के, उसी के में लोग लेकिन बसे वो थे और जो नवीन नव मुसलमान मुसलमान जो कहलाते बोले ना, वो गयासुद्दीन तुगलक ही था, और जो है उसी समय जो अरे मंगोल आक्रमण नहीं, नव मुसलमान नहीं तो जो जलालुद्दीन था, खिलजी ठीक है, यहाँ पे नव मुसलमान निम्नलिखित में ये मंगोल लोग जो थे ना, तो मंगोल लोग ये इस्लाम धर्म के जलालुद्दीन नहीं गया था थे, ठीक है, बसने के उन्होंने लिए। नवीन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और दिल्ली के हाँ, पास एक बहुत बड़ा मंगोल बस्ती बना के रहने लगा था, इसको मतलब वो बोला गया था मंगोल नगरी जिसने, कहा जाता है। हाँ, मंगोल नगरी कहते थे। आप जो बोल रहे हैं उसको शासक को कहते थे, वो तो सही है, जिसने मतलब धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये लोग नहीं सेना पे थे, नहीं, मंगोल सेना के लिए काम करते थे। वो अलाउद्दीन नहीं खिलजी होगा, वो जलालुद्दीन खिलजी होगा, या तो गयासुद्दीन तुगलक होगा, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। सही है, सेनापति थे अलाउद्दीन, लेकिन शासक जलालुद्दीन का था। हाँ जलालुद्दीन, वही हम गयासुद्दीन तुगलक बोल दिए, वही लेकिन बसाए थे, जलालुद्दीन उसको होगा। नवीन मुसलमान कहा गया। हाँ नवीन मुसलमान ठीक है, कहा गया, जलालुद्दीन होगा जलालुद्दीन वहाँ बहुत का। अच्छे शासक थे ना। हम्म। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे वही जलाउद्दीन अलाउद्दीन में कुछ याद आ रहा था, ठीक है। चलिए 55 नंबर मतलब हम प्रश्न चलते हैं। जलालुद्दीन पर चले गए थे, सभी चीज बता रहे थे, लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी हो गए। चलिए आप सर चलेंगे थोड़ा 55 नंबर प्रश्न फास्ट पढ़िए। कराइए। कितना फास्ट? और आपका ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, ठीक है, बताइए। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए बंदगान गयासुद्दीन तुगलक, दीवान ए सियासत की बात को मोहम्मद नहीं ये तुगलक, गलत है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, कौन सा गलत है? दूसरा, दीवाने दूसरा गलत। बंदगान वाला था। बिल्कुल, वैसे दीवान ए बंदगान की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, क्या होगा, एफएसटी होगा क्या? और फेस्टिव होगा जी सर। बिल्कुल ठीक है, एफएसटी था। इसके समय गुलामों की संख्या कितनी हो गई थी? 1,80,000। 1,80,000। गुलामों का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो इसी के समय में हुआ, ठीक है। एक विभाग बनाया गया था, अर्ज ए बंदगान, ठीक है, क्या था, अर्ज ए बंदगान जो था एक अधिकारी था, जो कि गुलामों की भर्ती और मतलब क्या करता, निरीक्षण करता था, ठीक है, ध्यान में एक रखेंगे। लाख। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इकता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य था, मनसब सल्तनत प्रशासन अमीरों की आधिकारिक स्थिति थी, खलीसा मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि थी, खलीसा ने खालसा होगा, इजरा राजस्व नियत कार्य के लिए अनुबंधात्मक तक पद्धति थी, इजरा पद्धति, बताइए कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? खालसा भूमि सर हमको तो लग रहा है ये सही गलत है। है, ठीक है। मनसब जो था सल्तनत प्रशासन में अमीरों के अधिकारी की स्थिति नहीं थी, मनसब ठीक है। नहीं मनसब क्या होता था, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जिन्हें है। कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत का पद मिलता था। यह मुगलों आप द्वारा चलाया गया था, कैटेगरी सिस्टम था, जिसके जरिए पद है एवं ना, वेतन का सैन्य उच्चाधिकारी निर्धारित किया। खालसा जो था वैसा भूमि था जिसमें मतलब सीधे मतलब प्रशासन जो था, टैक्स वसूलने का अधिकार मतलब क्या था, सरकार के अधीन आता था, वैसे भूमि को खालसा भूमि कहते थे। इजरा प्रथा की बात करें, राजस्व नियत कार्य अनुबंधात्मक होती थी, मतलब फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किया जाता था इजरा पद्धति में। जारेदारी प्रथा है, इन कहते थे, दक्षिण भारत में हाँ प्रसिद्ध बिल्कुल था। ठीक है। हाँ, बात करें एकता की, बात करें नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य, ये भी सही है, ठीक है, ये गलत है आपका। आपसे मोरक्को यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में कौन दिल्ली का शासक था, तो आसान प्रश्न है, बता ही देंगे। एमबीडी। तेरह बेचारा सौ इसको तैतीस बहुत महान आदमी मिल गया था, जो कि इसको बाद में मौत का सजा सुना दिया था, ठीक। ये रातों रात छोड़ के भाग गया इब्न बतूता, रातों रात मतलब घर भागा था, ठीक है। और जब घर गया था ना, तो बड़ा इसके साथ ट्रेजेडी होकर इसको कोई पहचान ही नहीं रहा था, ठीक है। तो उसने अपने किताब लिखा था, अपने घर पे बैठ के मोरक्को में लिखा था, कोई इसको पहचान नहीं रहा था, तो पहचान नहीं रहा था, तो इसने ना अपना बचपन के कहानी सब लोगों को सुनाना शुरू किया, ठीक है। फिर से जाके वर्ष लोग इनको मतलब पहचानना शुरू किए। 30 वर्ष घर पहुंचा बाद तो कौन पहचानेगा, 30 वर्ष कोई बाद। पहचान ही नहीं रहा था, ठीक है। इसको ना अजीब अजीब मतलब ना एडवाइस दिया करता था, ये क्या नाम है, मोहम्मद तुगलक, कभी बोला चीन चले जाओ, कभी नहीं कुछ तो करो, चीन कभी इसलिए कुछ करो, नहीं, बेचारा। दक्षिण भारत में इसीलिए लौट कर आ गया, बोला था मंगोल में चल जाओ अथी में, तो वहाँ दक्षिण भारत में केरल तट पर जाता है, वहीं पर रुक जाता है,
फिर 47 तंग में हो जाता जाता है मतलब इसके रातों रात एक दिन भागने का प्लान करता है और भाग जाता है, ठीक है। गांव में जाता है तो कोई इसको बेचारे को पहचान नहीं रहता है घर वाले भी नहीं पहचान रहे होते हैं। रजिया के राज्य में थे, में राजा के सभी गुण थे परंतु वो सही लिंग नहीं थी, ठीक है। मतलब इन पंक्तियों के लेखक कौन है, मतलब कि से वो मेल नहीं थी, बाकी राजा के संपूर्ण गुण थे। अगर एक पुरुष होती तो बहुत अच्छी शासक होती, ठीक है, लेकिन पुरुष नहीं थी। इबन बतूता का बर्नी स्टेटमेंट है, अलबरूनी बोला, सिराज ने बोला था, वर्णी ने बोला था, किसने बोला था? जियाउद्दीन बर्नी है क्या? बर्नी ही लगाए हैं। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर जो मिहनाज उस सिराज हो जाएगा, ठीक है। बर्नी तुगलक के समय आएगा, ठीक है। मिहनाज उस सिराज ने कहा था, ध्यान में रखेंगे। तो रजिया के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने लिखा कि वह महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार, उदार, शिक्षा का पोषक, न्याय करने वाली, प्रजा पालक और युद्ध प्रिय थी। उनमें से वह सभी गुण थे एक राजा में होने चाहिए, परंतु स्त्री होने के कारण यह सब गुण किसी काम के नहीं थे, ठीक है। सारा गुण तो थे लेकिन वो स्त्री थी, इस वजह से ये सारे गुण होने के बावजूद भी और किसी काम की नहीं थी। ऐसा मतलब किसने लिखा है? तो मेहनाज सिराज ने लिखा, ठीक है। मेहनाज सिराज की एक पुस्तक है ना, क्या बोलते हैं उसको? तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। तबकाते नासरी, ठीक है। तबकाते कई बार नासरी। पूछा है इसके, तबकाते नासरी। ठीक है नासरी। आगे चलेंगे, ठीक है। अलबरूनी की बात करेंगे तो ताजुल मासिर, हसन ये निजामी के हसन तारीख हिंद, अमीर खुसरो का तुगलकनामा, बर्नी का यही तबकाते सर्दी नासिर, यही वाला गया। तो ये कौन सा सही गलत सुमेलित है? है तो ये। यही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या है? सही है, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या है? तुगलक नामक है ना अमीर खुसरो, सी हाँ, नंबर। आमिर खुसरो होगा, आमिर खुसरो। सी नंबर, सी नंबर। अरे ये तो तबकाते गलती कर दिया ना, तबाकत नासी तो इसका है ना, क्या बोलते हैं, मिहनाज सिराज का है ना, गलत हो मीनासु गया। सिराज का। हाँ वही ना, वो गलत हो आपको गया, सी नंबर सही हो जाएगा। तुगलक नामा अमीर ठीक है। ये खुसरो। गलत है, ये आपका किसकी पुस्तक है? सिराज की पुस्तक है। किसकी है? तो ध्यान में हाँ, रखिएगा, सिराज की हाँ, पुस्तक है, ठीक है। तुगलकनामा की अमीर खुसरो की पुस्तक सही है, ठीक है। तुगलकनामा की पुस्तक खरीदे। हसन निजामी की पुस्तक की बात करें तो इसका नाम है ताजुल मासिर। क्या नाम है इसका? ताजुल ताजुल मासिर मासिर। इसकी पुस्तक है, ठीक है। और अलबरूनी की पुस्तक की बात करेंगे, तारीख हिंद जो है किसकी पुस्तक है? ये उल्टा होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बाकी ये गलत है, ठीक है। ये सही है आपकी, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। और अमीर खुसरो को कौन सा हिंद बोलते थे? तोतिए हिंद। बिल्कुल, क्या बोला जाता था? ध्यान में रखेंगे, तूतीय हिंद के नाम से जानते थे, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, विजयनगर बहमनी राज्य के झगड़े का एक मतलब प्रमुख रायचूर दोआब जो था, कहाँ था? कावेरी में तुंगभद्रा के मध्य, कृष्णा कावेरी, ठीक है, कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा एवं गोदावरी, किसके बीच में था बताइए ये? ये कृष्णा रायचूर एवं दोआब, नहीं, कावेरी एवं तुंगभद्रा था ना। कावेरी और तुंगभद्रा सर ये। ये कृष्णा, सॉरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, सी नंबर। कृष्णा कृष्णा और और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है। ध्यान में कृष्णा रखेंगे, और तुंगभद्रा। कृष्णा में तुंगभद्रा का मध्य का क्षेत्र जो था रायचूर दोआब, जो कि दोनों के बीच में झगड़े का कारण था, ठीक है। ध्यान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो था रायचूर दोआब। दोआब क्या बोलते हैं? दोआब किसे बोलते हैं? दो नदियों के बीच में। बिल्कुल, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में इसको आपको क्या रखना है? रखना है, ठीक है। अभी रायचूर में हट्टी आगे के खान चलेंगे, है। क्या? हट्टी के खान है, सोने का भी प्रमुख खान वही है, हट्टी के खान हाँ रायचूर में। बिल्कुल, हाँ, हट्टी पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। आप चलते आगे, चलते आगे चलेंगे तो प्रश्न क्या है, जरा इसको देखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किससे कहा जाता है, ठीक है। 8 तीन मंत्रियों नंबर की हो वाली जाएगा। परिषद को, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों के, तो ये जानते ही क्या हो तीन जाएगा? नंबर। तेलुगु 8 भाषा का मंत्रियों की परिषद को, नहीं नहीं, तेलुगु भाषा का 8 महाविद्वानों था ना। सॉरी 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 सॉरी, तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहते थे, ठीक है। ये गलत लगा दिया। वो अष्टप्रधान, हम चले गए वहां पे, चले गए, ठीक है। अष्टप्रधान अगर आएगा ना तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था? अष्टप्रधान था, क्या था ये? ये अष्टप्रधान। अष्टप्रधानता था। किसके समय था अष्टप्रधान? मराठा शिवाजी। मराठा के समय में अष्टप्रधान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु भाषा का क्लासिकल एज की बात करेंगे तो किसको कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ठीक है। इनमें जो सबसे जो प्रमुख कवि जो थे उनको नाम क्या था? ध्यान रखिए, पेद्दना जो था उनको सबसे प्रमुख माना जाता था। जिसे आंध्र कवि भी कहा जाता है, आंध्र कवि ऐसा बिल्कुल, हम नाम। 75 नंबर तक आज करेंगे, 75 नंबर कल कर, 75 से कल करेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके शासनकाल में हुई थी? एनबीटी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर। ध्यान में रखेंगे, बताइए तो किसके समय में हुई थी? तो एमबीटी के शासनकाल में बहमनी भी बना था, विजयनगर भी बना था, ठीक है। विजयनगर बनेगा 1336 में, अब बहमनी बनेगा 1347 में, ठीक है।
दोनों का दोनों देखा। शासन जो होगा किसके समय होगा, तो एमबीटी के शासन काल में दोनों के दोनों राज्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसने किया, हसन गंजू ने किया था, राजधानी की बात गुलबर्गा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुस्लिम राज्य था, ठीक है, मुस्लिम राज्य था बहमनी, और हिंदू राज्य जो था कौन था, तो ध्यान में रखिए कौन हिंदू राज्य हो जाएगा, तो हिंदू राज्य आपका विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया, योग क्रिया को किसने अपनाया था, तो ध्यान में रखिएगा सतारी ने अपनाया था। किसने अपनाया था, तो सतारी ने योग क्रिया को अपनाया था, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है। चलिए 64 नंबर प्रश्न चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या है जरा देखेंगे, तो क्या प्रश्न है, हाँ ठीक है, देखिए वह सूफी संत कौन था जिसने अपने युग को, ठीक है, श्रेष्ठतम संगीत माना, और जिसने अपने आप को, ठीक है, अनहल हक घोषित किया, कौन था बताइए, तो ध्यान में रखिएगा मंसूर बिन अलहाज, ठीक है, नहीं मंसूर बिन अलहाज, ठीक है, वह सूफी संत कौन था जिसने अपने युग को श्रेष्ठतम संगीत माना जाता है, मतलब बहुत अच्छे संगीतज्ञ था, जिसने अपने आप को अनहल हक घोषित किया था, तो मंसूर बिन अलहाज, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 900 ईस्वी के आसपास के सूफी संत था, ईरान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। 65 प्रश्न देखिए, चिश्तिया मत के संत, क्या अनल हक का मतलब, उपाधि था, इसने अपने आप को उपाधि का मतलब नारा दिया था अनहल हक, ठीक है, नारा दिया था एक अनहल हक का, ठीक है, मीनिंग नहीं पता लेकिन अनहल हक का इसने नारा दिया ब्रह्मास्मि था। टाइप पे पूछे क्या, मैं भगवान हूँ, बोल सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मतलब इसी तरह का इसने नारा दिया था, अपने आप को घोषित भी किया था, ठीक है, इस वर्ग से संबंधित भी हो सकता है। चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, पहला स्टेटमेंट। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काके मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, बताइए तो चिश्तिया के बारे में। बख्तियार काके बनाया चिश्ती का सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई भी कथन मतलब गलत नहीं है। चिश्तिया सूफी संत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, ठीक है, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के मतलब शिष्य थे, ठीक है, ध्यान रखा। इसका जो मेन सेंटर जो था अजमेर शरीफ बना था, कौन बना था, अजमेर शरीफ बना था, ठीक है। चलिए किस ग्रंथ को पटना में, किस ग्रंथ को पटना को पोलीब्राथा कहा गया था, किसने बोला भाई साहब पटना को पोलीब्राथा, बताइए। मेगास्थनीज ना, इंडिका का। मेगास्थनीज के इंडिका में, किसमें कहा, मेगास्थनीज के इंडिका में पटना का पोलीब्राथा कहा गया, ठीक है। सल्तनत काल में के दौरान, ठीक है, धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था सल्तनत काल के दौरान, बताइए। तो उसको बोले सद उस सुदूर बोलते थे, क्या बोलते थे, सद उस सुदूर बोलते थे। हाँ, काजी उल कजात तो न्याय विभाग था। बरीद मुमलिक की बात करेंगे तो क्या बोलते थे, ये सेना से संबंधित था। और दीवान अमीर कोही की बात करेंगे तो क्या था, वित्त वगैरह से संबंधित, अमीर कोही नहीं अमीर है कोई, कृषि विभाग, कृषि दीवान है, अमीर है कृषि कोई, था, सॉरी कृषि से था, बिल्कुल ठीक है, कृषि से। वित्त विभाग का क्या था, वित्त का क्या था, ये था ना वित्त का मत, नहीं अरे ऐसे याद देखेंगे, ऑप्शन तो आ जाएगा, ठीक है। किसने कहा मैं तो ना काबा, बिजारत है क्या, हाँ बिजारत ही होगा, दीवान ने बिल्कुल। बिजारत। किसने कहा मैं न तो काबा हूँ, मैं न तो कैलाश में, ईश्वर सभी की सांस है, ठीक है। मैं न तो काबा में हूँ, मैं न तो कैलाश में, ईश्वर सभी की सांस है, तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आसान है, पता ही चल जाएगा, जो कि बहुत अधिक, कबीर, बिल्कुल ठीक है, कबीर पंथी विचार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। निम्नलिखित में से अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था, सूबेदार का कार्यभार क्या था, राजनीतिक और सैनिक कार्य, राजनीतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य, कौन सा कार्य करता था सूबेदार, राजनीतिक और सैनिक कार्य। बिल्कुल ठीक है, एक तरह का गवर्नर होता था, क्या होता था, सूबेदार की बात करेंगे तो एक तरह का क्या होता था, गवर्नर होता था। अकबरनामा में इसके राजनीतिक कार्य भी देख लेता था, सैनिक कार्य भी देखने का काम करता था सूबेदार, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अमीर किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें, अलाउद्दीन खिलजी के समय। वैसे तो बहुत लोगों का शासन काल देखे थे, लेकिन कोई भी मतलब बात करेंगे इधर, ठीक है, इधर क्या नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे 18वीं शताब्दी में राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक और नगर संस्थापक वैज्ञानिक था। जयपुर का स्थापना किया था इसने, कौन था इसमें से, मेवाड़ का राजा जगत सिंह।
ठीक है, नहीं ध्यान में, सब मेवाड़ का राजा नहीं, मेवाड़ का नहीं, सवाई राजा जयसिंह था, जयपुर का भी निर्माण करा, तो यही सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखें कौन थे, सवाई राजा जयसिंह हो जाएंगे। ठीक है, मराठों का सरजामी क्या था, तो एक प्रकार का प्रथा होता था, कौन सी प्रथा था, सरजामी प्रथा, बताइए। तो ये जमीन में इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उसके वेतन के बदले दिखाया जाता है, इस प्रथा को मतलब सरजामी प्रथा बोलते थे। मराठा जो थे इसके मतलब ध्यान में रखेंगे, जाने जाते थे। सरजामी वंशावनुर था ना। हाँ, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। वो मराठा द्वारा लाहौर ले सर ये लगाए हैं। बिल्कुल, हाँ, वो मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं से मराठा जो था से कहीं ना कहीं लाहौर के आसपास पहुंच गया था, तब अहमद शाह अब्दाली को भी डर लग रहा था कहीं मेरे राज्य पर भी मतलब ये कब्जा न कर ले। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया, मोडी लिपि, बताइए, आसान प्रश्न है ये। मराठा। बिल्कुल, मराठा इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज्य क्या था, मारिए। सभी सर पश्चिमी भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकते थे। ठीक है, मतलब कोई नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 75 तक हो गया प्रश्न। ठीक है, कल हम लोग कितना तक करेंगे, तो कल हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, 75 प्रश्न कल करेंगे। ठीक है, तो कल 75 प्रश्न इससे आगे का होगा नहीं, एक दिन में नहीं। ठीक है, और बाकी जो लोग नहीं